अगले दिन सुबह गुंजन आरती का दिया तैयार कर रही थी, तभी पीछे से पंखुड़ी भी आ गई। जैसे ही दिया तैयार हुआ, उसने पंखुड़ी से कहा, आरती शुरू करे पंखुड़ी। वो भाभी, आज हम नहीं गाएंगे। अरे लेकिन क्यों, क्या हुआ? तुम तो इतना मीठा गाती हो कि सुनकर मन खुश हो जाता है। हाँ भाभी, बस आपका और बाकी सबका। लेकिन कल वैदिक जी हमसे बोल रहे थे कि हमने उनकी नींद खराब कर दी, और आज भी वही हुआ तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो ये बात है। चलो आज धीमे धीमे गा लेते हैं। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने धीरे धीरे गाना शुरू किया। आज उसकी आवाज वैदिक के रूम में कल की तरह नहीं आई। बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से गा रहा हो। फिर भी वैदिक की नींद न जाने कैसे खुल गई। उसने देखा कि सुमित बेखबर सोया हुआ है। वैदिक चुपचाप उठा और धीमे कदमों से उतरकर नीचे आ गया। भजन की आवाज तेज हो चली थी। जब तक भजन खत्म हुआ था वो वहीं खड़ा रहा। उसके बाद जल्दी से कमरे में चला गया। उसके आने और जाने से हर कोई बेखबर था। जैसे ही पंखुड़ी सबको प्रसाद देकर हट चुकी थी, किसी ने उसके आगे दोनों हाथ फैलाकर कहा, पंखुड़ी जी, मुझे प्रसाद नहीं देंगी? पंखुड़ी ने नजर उठाकर देखा तो संस्कार उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। पंखुड़ी ने भी हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके हाथ में प्रसाद दे दिया। वैसे आप अच्छा गाती हैं। प्रसाद मुंह में डालते हुए संस्कार बोला। जी शुक्रिया, पंखुड़ी ने सहजता से कहा। वैसे और क्या क्या करती हैं आप? जी हम समझे नहीं। मेरा मतलब पढ़ाई या कुछ और? पढ़ाई तो खत्म हो गई। यहाँ आने से पहले ही हमने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है, बस रिजल्ट आना बाकी है। ओह ये तो अच्छी बात है। आगे क्या करने का सोचा है आपने? अभी तो कुछ नहीं, आगे देखते हैं, पंखुड़ी ने कहा और वापस थाली मंदिर में रखने चली गई। संस्कार ने कल से जब से पंखुड़ी को देखा था तब से वो एक मिनट के लिए भी उसके जहन से गई नहीं थी, और इसलिए ही उसे देखने और उससे मिलने के बहाने वो सुबह सुबह ही चला आया। संस्कार खड़ा पंखुड़ी को ही देख रहा था कि तभी पीछे से अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, संस्कार तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? हाँ भाई, वो आज एक मीटिंग है ना, तो सोचा यहीं से छोटे पापा के साथ चला जाऊं। अच्छा ठीक है, आओ तुम भी ब्रेकफास्ट करो, कहकर अमन उसे अपने साथ ले गया। सब डाइनिंग टेबल पर थे। महाराज जी ने नाश्ता टेबल पर लगवा दिया था और कोमल जी ने भावर से कहकर सुमित और वैदिक का नाश्ता ऊपर ही भिजवा दिया। सब ऑफिस के लिए निकल गए। पंखुड़ी अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो वहीं से वैदिक निकला तो उनका आमना सामना हो गया। पंखुड़ी बिना उसे देखे एक साइड होकर चली गई। वैदिक ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप नीचे आ गया, जहाँ सुमित पहले से ही उसका वेट कर रहा था। वो दोनों जाने ही वाले थे कि आद्या दौड़ते हुए आई और बोली, भैया आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे प्लीज प्लीज। ठीक है बैठ, वैदिक ने कहा तो आद्या सुमित की तरफ देखते हुए गाड़ी में बैठ गई। आद्या की नजर सुमित पर ही थी, पर सुमित तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। आद्या को उसका अनदेखा करना चुभ रहा था, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकती थी वो, सो चुपचाप बैठी देखती रही। आद्या का कॉलेज आया तो वो उतर कर चली गई। सुमित ने उसे पीछे से जाते हुए एक नजर देखा और एक गहरी सांस लेकर छोड़ दी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। वैदिक और पंखुड़ी के बीच अभी भी चुप्पी कायम थी, लेकिन बाकी सबके साथ पंखुड़ी की बहुत अच्छी पटने लगी थी। संस्कार भी गाहे बगाहे अब राठौड़ वेला आ ही जाता था ताकि वो पंखुड़ी से बात कर सके। वो पंखुड़ी को पसंद करने लगा था। जितना वो पंखुड़ी को जानता जा रहा था उतना ही पंखुड़ी उसे और पसंद आती जा रही थी। लेकिन पंखुड़ी बस संस्कार की बातों का जरूरत भर ही जवाब देती थी। एक दिन दोपहर के समय पंखुड़ी अपने कमरे में आराम से बैठे हुए कोई किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक से संस्कार उसके कमरे में आ गया। उसे देखकर पंखुड़ी जल्दी से बिस्तर से खड़ी हो गई और बोली, आप यहाँ? ओह सॉरी, आप इस कमरे में रहती हैं? मुझे पता नहीं था। वो मैं एक फाइल लेने आया था। दोपहर बाद एक मीटिंग थी तो थोड़ा आराम करने का सोचकर कमरे में चला आया। संस्कार ने पंखुड़ी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। उसके ऐसे देखने पर पंखुड़ी ने एक नजर खुद को देखा तो उसे आभास हुआ कि उसका दुपट्टा गले में नहीं है। उसने फटाफट अपना दुपट्टा उठाया और ओढ़ लिया। उसका संस्कार का यूं देखना अच्छा नहीं लग रहा था। नजरें चुभती हुई महसूस हो रही थी। अपना दुपट्टा संभाल कर वो बोली, कोई बात नहीं। संस्कार तो बात बढ़ाने का बहाना ढूंढ रहा था, पर जब कुछ नहीं मिला तो मजबूरन उसे कमरे से बाहर जाना ही पड़ा। इधर आज वैदिक और सुमित घर से ही काम कर रहे थे। वैदिक अपने काम से बाहर निकला तो उसकी नजर पंखुड़ी के कमरे से बाहर निकलते संस्कार पर पड़ी तो उसका गुस्सा भड़क उठा। जैसे ही संस्कार नीचे गया, वैदिक ने अपने कदम पंखुड़ी के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। पंखुड़ी अभी संस्कार के एकदम आने से शौक में ही थी। वो दरवाजे की तरफ पीट करके सोच में डूबी थी कि वैदिक की आवाज उसके कानों में गूंजी, वो क्यों आया था तुम्हारे कमरे में इस वक्त? पंखुड़ी उसकी आवाज सुनकर पलटी तो वैदिक खड़ा गुस्से में पंखुड़ी को घूर रहा था और हमेशा की तरह पंखुड़ी की नाजुक सी पलकें झुक गई और वो बोली, वो गलती से आए थे। उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं था कि यह हमारा कमरा है। सीरियसली?
बेवकूफ लगता हूं मैं तुम्हें? वैदिक ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। हम सच कह रहे हैं, पंखुड़ी ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा। वैदिक आगे आ रहा था और पंखुड़ी पीछे जा रही थी और चलते चलते वो दीवार से जा लगी। वैदिक अभी भी आगे आ रहा था। पंखुड़ी ने घबराहट और दर्द से अपना दुपट्टा दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। वैदिक उसके पास आ गया और उसकी दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए बोला, दूर रहो उसे, वो जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं। वैदिक जी छोड़िए, हमें हमें दर्द हो रहा है। पंखुड़ी की आंखों में आंसू आ गए तो वैदिक ने उसे एकदम से छोड़ दिया। पंखुड़ी अपने दोनों बाजुओं को एक एक करके अपने हाथों से सहलाने लगी और बोली, वो कैसे हैं, कैसे नहीं, ना हम जानते हैं ना ही जानना चाहते हैं। वो गलती से यहाँ आए थे, यही सच है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। पंखुड़ी ने आंसू भरी आंखें लिए उसकी तरफ देखते हुए कहा और कहकर फिर से नजरें झुका ली। पलक झपकते ही आंसू गोरे गोरे गालों पर गिर गए। वैदिक को उसके आंसू देखकर बहुत गुस्सा भी आया कि संस्कार की वजह से उसने पंखुड़ी को हर्ट कर दिया। वैदिक उसकी तरफ बढ़ा और आंसू पूछने के लिए हल्के से हाथ बढ़ा दिए, लेकिन पंखुड़ी ने उससे पहले ही अपने आंसू खुद ही पोंछकर कहा, बेरुखी के बाद हमदर्दी हमें भी रास नहीं आती। कहकर पंखुड़ी वहां से चली गई। वैदिक वहीं खड़ा होकर सोचने लगा कि कितना झूठा है ये संस्कार। पूरे राठौड़ विला की खबर है इसे और ये नहीं पता कि पंखुड़ी का कमरा कौन सा है। स्ट्रेंज, कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, पर क्या? इधर संस्कार ऑफिस के लिए निकल गया था वापस। वो मन ही मन बोले जा रहा था, सोचा था दोपहर में कम लोग मिलेंगे तो पंखुड़ी से बात हो जाएगी, थोड़ा टाइम मिल जाएगा, इसलिए बहाना बनाकर उनके कमरे तक चला गया। पर क्या फायदा हुआ, बात तो हुई नहीं, मौका हाथ से निकल गया। कुछ और सोचना पड़ेगा संस्कार, ऐसा नहीं चलेगा। पंखुड़ी को पास लाना है तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो मुस्कुरा दिया। वैदिक वापस अपने कमरे में आया तो भी संस्कार के बारे में सोच रहा था। सुमित ने उससे कुछ पूछा जिसकी तरफ वैदिक का ध्यान ही नहीं गया। सुमित ने उसे दोबारा आवाज लगाई, वैदिक, वैदिक, कहाँ गुम है भाई? सुमित की आवाज सुनकर वैदिक को होश आया और उसके मुंह से निकला, संस्कार। संस्कार? ये संस्कार कहाँ से आ गया? सुमित ने बोला, मैंने उसे अभी पंखुड़ी के रूम से निकलते हुए देखा। मैंने पंखुड़ी से पूछा तो वो बोल रही थी कि वो गलती से उसके रूम में आ गया और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस संस्कार ने झूठ क्यों बोला। चल क्या रहा है उसके शैतानी दिमाग में? दिस संस्कार इज नॉट सो संस्कारी। कहीं फिर से रूमना जैसा कुछ तो नहीं करने वाला ना ये? सुमित ने शक जताया, नहीं, उसने रूमना के साथ जो किया वो बाहर की बात थी। पंखुड़ी इस घर का हिस्सा है। पंखुड़ी के साथ ये सब करके ये घर वालों की नजरों में कभी नहीं आना चाहेगा। वैदिक ने कहा, तो फिर क्या बात हो सकती है? कहीं वो पंखुड़ी को पसंद तो नहीं करने लगा? मतलब पंखुड़ी इतनी खूबसूरत है, मासूम है, कोई भी उसे एक नजर में दिल दे बैठे आसानी से, तो संस्कार के लिए ऐसा होना बड़ी बात नहीं है। सुमित ने कहा, पता नहीं यार, जब तक कुछ क्लियर नहीं हो जाता कुछ कर नहीं सकते हम। पहली 2 बार हम नतीजा भुगत चुके हैं, एक बार और ऐसा हुआ ना तो मिस्टर राठौड़ मेरा कत्ल करने से चूकेंगे नहीं। वैसे भी संस्कार उनके लिए मुझसे भी ज्यादा मायने रखता है। वैदिक ने कड़वाहट से कहा, फिर क्या करें? कुछ नहीं, बस नजर रखते हैं फिलहाल, वैदिक ने कहा और फिर दोनों अपने काम में लग गए। इधर संस्कार राठौड़ इंडस्ट्री के ऑफिस पहुंच चुका था और अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसकी आंखों के आगे अभी भी दोपहर के लम्हे घूम रहे थे। पंखुड़ी एक नशा सा बनकर उसके दिमाग पर हावी हो चली थी। कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उठ के अमृत जी के कैबिन में चला गया। छोटे पापा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? संस्कार ने दरवाजा खोलकर गर्दन अंदर घुसाकर पूछा। संस्कार, आ जाओ, कितनी बार कहा है तुमसे, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। संस्कार मुस्कुराते हुए अंदर आया और अमृत जी के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और बोला, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? वो आजकल मेरा वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। जब से वैदिक और सुमित गए हैं उनका काम भी मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी को साथ रख लूँ काम के लिए ताकि मेरा वर्क बैलेंस बना रहे। तो ठीक है, तुम आज ही न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दो और किसी काबिल बंदे को रख लो काम के लिए। अमृत जी ने कहा, नहीं छोटे पापा, दरअसल बात यह है कि मैं सोच रहा था कि घर के किसी मेंबर को अगर रख लिया जाए तो सही रहेगा। बाहर वालों पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते ना। संस्कार ने कहा, भरोसा तो घर वालों पर भी नहीं कर सकते। अमृत जी गहरी निराशा से बोलते हैं, छोटे पापा प्लीज भूल जाइए उस बात को। वैदिक ने जो किया बचपन में किया और आपने उसे यहाँ से निकालकर उसकी सजा भी दे दी। अब तक उसी बात को लेकर बैठे रहेंगे। मैंने तो वैदिक को माफ भी कर दिया है। संस्कार ने अमृत जी के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, तुम तो मेरे समझदार बेटे हो, काश वैदिक भी तुम्हारी तरह होता। खैर जाने दो, तो बताओ किसे रखने का सोचा है? अमृत जी ने सवाल किया। वो पंखुड़ी है। संस्कार ने कहा, पंखुड़ी? हाँ, वो
वो काफी सुलझी हुई और समझदार लड़की है, घर का हिस्सा भी है, वो सब संभालने में मेरी मदद कर सकती है और उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तुम बात करो फिर पंखुड़ी से, अगर उसकी हाँ हो तो वो ऑफिस आ सकती है। अमृत जी ने कहा। छोटे पापा, आप ही क्यों नहीं बात करते, आप कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। संस्कार ने कहा। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। कहकर संस्कार उनके कैबिन से बाहर निकल आया और मुस्कुराकर बोला, पंखुड़ी छोटे पापा की बात नहीं टालेगी और इस ऑफिस में आने के लिए हाँ कर देगी, फिर मुझे मौका मिल ही जाएगा ये जताने का कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। शाम को पंखुड़ी सबके लिए पकौड़े बना रही थी और गुंजन ने चाय बनाने रखी हुई थी। महाराज जी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गए थे तो किचन का सारा काम गुंजन और पंखुड़ी ही संभाले हुए थे। तभी वैदिक किचन में आया। उसने एक नजर पंखुड़ी को देखा पर पंखुड़ी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसे देखकर गुंजन ने कहा, क्या बात है वैदिक भैया, कुछ चाहिए था आपको? हाँ भाभी, सर में बहुत तेज दर्द है, सोचा अपने और सुमित के लिए कॉफी बना लूं। मैं बना देती हूँ भैया, गुंजन ने कहा। नहीं भाभी, महाराज जी नहीं है, आप वैसे ही इतना काम करती हैं, मैं बना लूंगा। पक्का? तो ठीक है, चाय बन ही गई है, आप इसी चूल्हे पर बनाने रख लीजिए। गुंजन ने चाय गैस से उतारी और छान कर कप में डालते हुए कहा। वैदिक ने एक पैन लिया और गैस पर रख दिया और उसमें दूध डाल दिया। गुंजन चाय लेकर जाने लगी तो पंखुड़ी ने पकौड़े वाली प्लेट देखकर कहा, भाभी इसे भी ले जाइए, मैं बाकी के पकौड़े निकाल कर आती हूँ। गुंजन चली गई। अब वैदिक और पंखुड़ी ही बचे थे। वैदिक पंखुड़ी को देख रहा था और वहाँ पैन से दूध बाहर आने को हो रहा था। पंखुड़ी ने एकदम से गैस बंदी कर दी और वैदिक को देखा। उसके ऐसे देखने से वैदिक ने नजर हटाकर दूध में चीनी डाली और एक चम्मच कॉफी मिला दी। कॉफी बनते ही वो जैसे ही पैन उठाने को हुआ, भप से उसका हाथ जल गया। वो अपना हाथ एकदम से पीछे खींचकर फूंक मारने लगा। पंखुड़ी ने जब ये देखा तो एकदम से उसका हाथ पकड़ के बोली, जरा क्या, दिखाइए हमें। पंखुड़ी ने उसके हाथ पर धीरे धीरे फूंक मारा। ठीक है, जरा सा है बस, वैदिक ने कहा। जरा सा है ये, देखिए पूरा लाल हो गया है, यहाँ आइए। पंखुड़ी उसका हाथ पकड़कर सिंक के पास ले आई और पानी चलाकर उसका हाथ नलके के नीचे लगा दिया। सीधा पानी गिरने से वैदिक को जलन लगा तो उसने आंख बंद कर ली और उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। पंखुड़ी ने ये देखकर अपना हाथ बीच में लगा दिया, जिससे अब पानी पंखुड़ी के हाथ से टकरा कर गिर रहा था। थोड़ी देर बाद वैदिक को अच्छा लगने लगा तो उसने आंख खोलकर देखा तो उसे बीच में लगा पंखुड़ी का हाथ दिखाई दिया। फिर अपना उसने अपना हाथ वापस ले लिया तो पंखुड़ी ने पानी बंद करके साइड से टॉवल लेकर अपना हाथ पोंछकर कहा, आप चाहिए, आपकी कॉफी हम भंवर भैया के हाथों भिजवा देते हैं। मैं खुद। वैदिक कुछ बोलने वाला था तो पंखुड़ी ने उसकी बात काटकर नजरें झुकाए हुए ही कहा, कसम ली है आपने कि किसी की कोई बात नहीं मानेंगे? और हम हमदर्दी नहीं दिखा रहे, आज तो आप हमारी वजह से जले भी नहीं हैं। इसे परवाह करना कहते हैं, जो तकलीफ में एक इंसान दूसरे की करता है। भिजवाते हैं कॉफी। उसकी बात सुनकर वैदिक कुछ नहीं बोला, बस किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे की ओर जाता हुआ बड़बड़ाने लगा, नजरें नहीं मिलाएगी कभी भी, लेकिन बाकी सब बातें देखो कैसे निडर होकर कह देती है। आज तो तेरी भी बोती बंद कर दी। गजब लड़की है। वैदिक कमरे में आया तो थोड़ी देर में भंवर भी ट्रे हाथ में लेकर आया और बोला, भैया ये सरदर्द की दवा पंखुड़ी दीदी भेजी है, बोली है कि कॉफी पीने से ठीक ना हो तो ले लेना। ठीक है, तुम जाओ। भंवर चला गया तो वैदिक की नजर सुमित पर पड़ी, जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तो वैदिक ने उसे घूरा और बोला, क्या है, किस खुशी में बत्ती सी दिखा रहा है तू? नहीं, सोच रहा हूँ तू कॉफी लेने गया था, पर अब देख पकोड़े भी आ गए, और तो और सरदर्द की दवा भी भेजी है पंखुड़ी ने। बड़ी केयर हो रही है आपकी वैदिक राठौड़ जी। साले बकवास बंद कर अपनी, वरना ये कॉफी ना एक सेकंड में तेरे मुंह के अंदर होगी, वो भी गर्म गर्म, फिर कुछ भूलने लायक नहीं रहेगा तू, समझा? चल ब्रो, इतना गुस्सा मत कर, दवाई खा ले, सरदर्द ठीक हो जाएगा और दिल का भी। कहकर सुमित जोर जोर से हंसने लगा। वैदिक ने उसे तकिया फेंक कर मारा और अपनी कॉफी उठाकर बालकनी में चला गया। वहां से उसे बाहर गार्डन में बैठी कोमल जी, गुंजन, पंखुड़ी और आद्या नजर आ रहे थे। वो गप्पे मारते हुए चाय पकौड़े का लुत्फ उठा रहे थे। वैदिक की नजर पंखुड़ी पर ठहर गई और उसके होठों पर अपने आप ही मुस्कान आ गई। रात को संस्कार भी अमृत जी और अमन के साथ राठौड़ विला ही चला आया। खाना लग चुका था और सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे थे, सिवाय वैदिक और सुमित के। वो दोनों पहले ही अपना डिनर कर चुके थे। गुंजन और पंखुड़ी ने सबको सर्व किया और खुद भी बैठकर अपनी प्लेट में खाना निकालने लगी। कुछ देर बाद अमृत जी ने पंखुड़ी से कहा, पंखुड़ी बेटा, आप बताओ कैसा चल रहा है? अब तो आपको यहाँ आए 2 महीने होने जा रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है ना? जी अंकल जी, हमें यहाँ सबके साथ बहुत अच्छा लगता है, जैसे अगर हमारा परिवार होता तो ऐसा ही होता। तो क्या हम तुम्हारा परिवार नहीं है पंखुड़ी बेटा? कोमल जी ने कहा। नहीं नहीं आंटी जी, हमारा वो मतलब नहीं था, आप तो हमारे लिए माँ जैसी हैं हमारी, पंखुड़ी ने कहा। तो कोमल जी मुस्कुरा दी।
पंखुड़ी बेटा, मैं सोच रहा था कि तुम घर पर बोर हो जाती हो ना, यहाँ पर खास कुछ करने के लिए है भी नहीं और तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, तो क्यों ना तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लो। अमृत जी की बात सुनकर सब हैरान थे सिवाय संस्कार के। सबने पहले एक बार अमृत जी को देखा और फिर पंखुड़ी को देखने लगे कि वो क्या जवाब देगी। नहीं अंकल जी, हम ऑफिस कैसे, हमसे नहीं होगा, हमें कुछ आता भी नहीं है, पंखुड़ी ने असहज होते हुए कहा। तो संस्कार बोल उठा, पंखुड़ी कम ऑन यार, सबको पहले से ही सब कुछ थोड़ी ना आता है, सब सीखते हैं, मैंने भी सीखा है, अमन भाई ने भी सीखा था, तुम भी सीख जाओगी, बस एक बार ऑफिस ज्वाइन कर लो, फिर सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन संस्कार जी हम, पंखुड़ी आगे कुछ बोलती तब तक संस्कार ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम ऑफिस आ रही हो, देखिए ना छोटे पापा, आप कहिए ना। हाँ पंखुड़ी बेटा, एक बार आकर देखो, तुम्हें ठीक नहीं लगेगा तो रहने देना, अमृत जी ने कहा। बेचारी पंखुड़ी दबाव में आकर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, इसलिए उसने चुपचाप सर हिलाकर ऑफिस जाने के लिए सहमति दे दी। गुंजन और आद्या को संस्कार की ये जबरदस्ती अच्छी नहीं लगी, पर वो दोनों कुछ बोल भी नहीं सकते थे। उधर वैदिक और सुमित कहीं बाहर जाने के लिए घर से निकल रहे थे तो उन्होंने ये सारी बातें सुन ली। वैदिक को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बाहर जाकर गुस्से में कार में बैठ गया, उसके साथ ही सुमित भी आ गया। वैदिक कार बहुत तेज चला रहा था तो सुमित ने बोला, वैदिक क्या हुआ तुझे, धीरे ड्राइव कर, एक्सीडेंट हो जाएगा यार। क्यों, तुझे डर लग रहा है? वैसे भी तेरा मेरा है ही कौन जो हमें कुछ होने से किसी को फर्क पड़ेगा, वैदिक ने स्पीड कम करते हुए जवाब दिया। पागल है क्या तू, कुछ भी बोल रहा है, पूरा परिवार है तेरा, सीनियर राठौड़ को छोड़कर बाकी माँ भाभी आद्या सब कितना प्यार करते हैं तुझसे। हाँ सब है, लेकिन मिस्टर राठौड़ और संस्कार की बात कोई नहीं काट पाता। क्यों, वो कितना जबरदस्ती कर रहा था पंखुड़ी को ऑफिस ले जाने को और कोई कुछ नहीं बोला। आई एम श्योर मिस्टर राठौड़ को ये पट्टी भी उसी ने पढ़ाई होगी, और पंखुड़ी मेरे सामने दुनिया भर का ज्ञान देगी बिना नजरें मिलाए, मगर जिनसे नजर मिलाती है उनसे नहीं कह सकती कि नहीं जाना, वैदिक ने कहा। वैदिक, उसके लिए सब नया है, तेरे घर में जब किसी की बात नहीं सुनी जाती तो पंखुड़ी की कब सुन ली जाएगी। बस अब तो हम उस संस्कार से बच के रहने के लिए ही आगाह कर सकते हैं, क्योंकि अब तो मैं भी कंफर्म हूँ कि पंखुड़ी को लेकर जरूर कुछ पक रहा है उसके दिमाग में। सुमित बोला तो वैदिक शांत होकर सोचने लगा कि उसे पंखुड़ी से बात करनी ही होगी। वैदिक और सुमित जब घर वापस आए तो सब सो चुके थे। पंखुड़ी को कल ऑफिस जाना था, यही सोच सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर गार्डन में इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। उन दोनों ने पंखुड़ी को देखा तो उसी की तरफ आ गए, पंखुड़ी का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। सुमित ने वैदिक को बात करने का इशारा किया तो वैदिक ने हाँ में सर हिलाया और बोला, हवेली इतनी रात का यहाँ क्या कर रहे हो। पंखुड़ी ने पलटकर उन दोनों को देखा और वैदिक को देखते ही एक बार फिर उसकी बड़ी बड़ी पलकें झुक गई और वो हौले से बोली, वो हमें नींद नहीं आ रही थी तो हम यहाँ चले आए। और नींद क्यों नहीं आ रही, वैदिक ने सवाल किया। पता नहीं, हमें बहुत बेचैनी हो रही है, पंखुड़ी ने कहा। जब नहीं जाना चाहती ऑफिस तो मना क्यों नहीं करती, वैदिक ने कहा। तो पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी कि उसे उसकी उलझन के बारे में कैसे पता चला। पंखुड़ी अपने आप को संभाल कर बोली, नहीं वो बात नहीं है, हम तैयार हैं कल से ऑफिस जाने के लिए। वैदिक ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो दांत पीस कर बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी और उस संस्कार के साथ तो बिल्कुल भी काम नहीं करोगी। हम अंकल जी से मना नहीं कर सकते, और वैसे भी संस्कार जी से आपको परेशानी है, हमें नहीं, पंखुड़ी ने नजरें झुकाए हुए ही कहा। उसकी बात सुनकर वैदिक को बहुत गुस्सा आया और उसने आगे बढ़कर उसकी बाजुओं को कसकर पकड़ लिया और बोला, इतनी समझदार नहीं हो तुम कि तुम्हें सही गलत सब नजर आए, बस तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। पंखुड़ी को बहुत तेज दर्द होने लगा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, वैदिक जी क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। लेकिन पंखुड़ी की किसी भी बात का तो वैदिक पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। जब सुमित ने पंखुड़ी के चेहरे पर दर्द देखा तो वो आगे आया और वैदिक को उससे दूर करते हुए बोला, वैदिक छोड़ उसे, पागल हो गया है क्या। सुमित ने वैदिक को पीछे हटा दिया और बोला, तू जा यहाँ से अभी के अभी, पंखुड़ी से मैं बात करता हूँ, जा। वैदिक ने एक नजर सुमित को देखा और फिर गुस्से से पंखुड़ी को घूरता हुआ वहां से चला गया। पंखुड़ी अपने हाथों से बाजुओं को सहला रही थी, उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से नम थी। सुमित ने पंखुड़ी से कहा, वैदिक की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसे जब गुस्सा आता है ना तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, बस इसलिए ये सब। सिर्फ ऑफिस जाने की बात से इतना गुस्सा क्यों, पंखुड़ी ने सुमित की तरफ देखते हुए सवाल किया। पंखुड़ी, मैं तुम्हें अपना दोस्त तो नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हें अपनी बहन समझकर बस इतना ही कहूंगा, जरूरी नहीं कि वजह नजर ना आए तो सब जायज है। वैदिक जो भी कह रहा है उसके पीछे कारण है जो तुम्हें नहीं पता, शायद आने वाले वक्त में तुम्हें कभी पता चल भी जाए, लेकिन फिलहाल तुम्हें यही सलाह दूंगा कि संस्कार से दूर रहो, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। कहकर सुमित वहां से चला गया। पंखुड़ी तो कल वैसे भी ऑफिस जाने वाली बात को लेकर परेशान थी, लेकिन अब सुमित ने जो भी कहा उससे वो और भी परेशान हो गई। वो खुद से बोली,
कौन सही है कौन गलत, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक तरफ संस्कार जी हैं जो सबसे इतने प्यार से बात करते हैं, सारे घर के लोग उन्हें इतना मानते हैं, और एक तरफ वैदिक जी हैं जो दुनिया भर का गुस्सा अपने साथ लेकर घूमते हैं। घर में भी उनकी अपने पापा से ही नहीं बनती। क्या संस्कार जी सच में इतने बुरे हैं, या वैदिक जी सिर्फ अपनी दुश्मनी के कारण उन्हें बुरा साबित कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है कान्हा, मेरी मदद कीजिए। इधर वैदिक गुस्से में अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। जैसे ही सुमित आया, वैदिक गुस्से में बोला, देखा तूने, देखा इस लड़की को, इसे जो बोला जाए उसको तो वो सुनना ही नहीं है कभी। अच्छा, जैसे तेरे समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, तूने गुस्से में कितना हर्ट किया है उसे, कुछ अंदाजा भी है तुझे? पहले जाहिलों जैसा सलूक करो और उसके बाद में ये उम्मीद रखो कि वो तुम्हारी बात समझ ले, ये कहाँ का नियम है? सुमित भी तेज आवाज में बोला, तो क्या करूं यार, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना, फिर भी नहीं समझ रही वो, तो आ गया बस मुझे गुस्सा। वैदिक ने कहा, एक बात बता मुझे, तेरे खुद के घर वाले तेरी कही हुई बात पर कभी यकीन नहीं करते, तो पंखुड़ी तो अभी कल परसों ही इस घर में आई है, वो तुझ पर यकीन करने लगे, ऐसा क्या किया है भाई तूने? सुमित ने उसे समझाकर कहा। तो वैदिक शांत हो गया और बोला, तूने बात की उससे? हाँ की, और उसे बोल दिया है कि जितना हो सके उस संस्कार से दूर रहे। ठीक है, और तू अगली बार पंखुड़ी से जरा प्यार से पेश आना, जिनसे भविष्य में मोहब्बत की संभावना हो ना, उनके साथ वर्तमान में जरा नरमी से पेश आना चाहिए। कहकर सुमित मुस्कुरा दिया। वैदिक ने उसे घूर कर देखा और बोला, ज्यादा नहीं होना तेरा, चल सोने। पंखुड़ी सुबह रोजाना से भी और जल्दी उठ गई। रात भर ठीक से सोई नहीं, रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी। वो कभी ऑफिस जाने के बारे में सोचती तो कभी सुमित के कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वो नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली हुई थी कि गुंजन कमरे में आ गई। भाभी आप यहाँ? पंखुड़ी ने उसे देखकर कहा, हाँ मैं यहाँ। आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है ना, तो तुम सबसे पहली बार मिलोगी, तो मैंने सोचा आज मैं तैयार होने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। गुंजन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कबर्ड खोलकर हल्के पिंक कलर का सूट निकालकर पंखुड़ी को देती हुई बोली, आज के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, आज तुम यही पहनना। पंखुड़ी ने मुस्कुराकर उसके हाथ से सूट लिया और चेंज करने चली गई। गुंजन वहीं पर खड़ी होकर सारी चीजें देखने लगी। पंखुड़ी चेंज करके बाहर आई तो गुंजन ने उससे कहा, बहुत अच्छी लग रही हो पंखुड़ी, अब जल्दी से आ जाओ। पंखुड़ी आकर शीशे के सामने बैठ गई और गुंजन ने उसके बालों को आगे से हाफ पिन अप करके खुला छोड़ दिया। कानों में छोटे छोटे बूंदे पहनाए और आंखों में काजल और लिप ग्लॉस लगाया। पंखुड़ी पायल और चूड़ी पहनने लगी तो गुंजन ने टोक दिया, पंखुड़ी ये सब मत पहनो, ऑफिस में सब छम छम बजेगा तो अजीब लगेगा। पंखुड़ी ने गुंजन की बात सुनकर अपना हाथ वापस ले लिया। उसका मन उदास हो गया। उसे ये पायल और चूड़ियों का बहुत शौक था, इसलिए वो उन्हें बिना पहने कभी नहीं रहती थी। उसे तैयार करने के बाद गुंजन उसे जल्दी नीचे आने का बोलकर वहां से चली गई। पंखुड़ी कुछ देर वहीं बैठी सोचती रही और फिर उठकर नीचे चली गई। वो गलियारे से नीचे आने लगी, तभी वैदिक अपने कमरे से बाहर निकला तो उसकी नजर पंखुड़ी पर पड़ी। पिंक कलर के सूट में बालों को खोले बेहद सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी पंखुड़ी। वैदिक की नजर उस पर ठहर गई, पर उसे आज पंखुड़ी में कुछ अधूरा लगा। उसने ध्यान दिया कि उसने आज चूड़ियां और पायल नहीं पहनी, हमेशा की तरह। वैदिक आगे बढ़ा और पंखुड़ी के बगल से गुजरते हुए वहां ठिठका और बोला, कल के लिए आई एम सॉरी और आज के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखना। कहकर वो आगे बढ़ गया। पंखुड़ी भी आगे बढ़ गई तो वैदिक ने उसे फिर से आवाज दी। पंखुड़ी ने पलट कर देखा तो वैदिक कभी भी उसकी तरफ पीठ किए हुए ही खड़ा था। वो बोला, अपनी पहचान और अपनी पसंद किसी के लिए भी नहीं छोड़नी चाहिए, तो तुम्हारी चूड़ियां और पायल उन्हें खुद से दूर करने की जरूरत नहीं है। कहकर वैदिक वहां से चला गया और पंखुड़ी वहीं खड़ी खुद से बोली, क्या है आप वैदिक जी, आपको समझ नहीं पा रहे हैं हम, कैसे आप सब जान लेते हैं हमारे मन का, कभी नरमी, कभी गुस्सा, कभी इतना अपनापन, कभी पराया सा व्यवहार, कितने रंग हैं आपके। पंखुड़ी खड़ी खड़ी सब सोच ही रही थी कि नीचे से गुंजन ने उसे आवाज दी तो वो चली गई। सबने नाश्ता किया और कोमल ने पंखुड़ी को दही शक्कर खिलाया। पंखुड़ी अमन और अमृता जी के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। इधर संस्कार पंखुड़ी के ऑफिस आने की खुशी में पागल हो रहा था। वो आज रोज से जल्दी ऑफिस आ गया था। उसने खुद ही पंखुड़ी का कैबिन तैयार करवाया और एक खूबसूरत सा गुलाब का बुके उस पर रख दिया। जब पंखुड़ी अमन और अमृत के साथ वहां पहुंची तो वो खुद गेट पर उसे लेने आ गया। अमृत जी ने तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अमन को कुछ कुछ समझ आ रहा था। अमृत जी अपने कैबिन में चले गए और अमन, पंखुड़ी और संस्कार पंखुड़ी के कैबिन की तरफ बढ़ गए। संस्कार ने रोज का बुके उठाकर पंखुड़ी को देकर कहा, वेलकम टू राठौड़ इंडस्ट्रीज। थैंक यू, लेकिन संस्कार जी इसकी जरूरत नहीं थी, पंखुड़ी ने कहा। तो संस्कार बोला, आज आपका यहाँ पहला दिन है तो वेलकम तो बनता है, और एक खूबसूरत लड़की का वेलकम गुलाब जैसे खूबसूरत फूल से ही हो सकता था। पंखुड़ी ने आगे कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। तो अमन ने कहा, पंखुड़ी तुम सेटल डाउन हो जाओ थोड़ा,
बाद में मैं तुम्हें पूरा ऑफिस दिखाता हूँ। फिर संस्कार से बोला, तुम जरा बाहर आओ, मेरे साथ बात करनी है। पंखुड़ी को वहां छोड़कर दोनों बाहर निकल गए तो अमन ने संस्कार से बोला, क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं भाई, कुछ भी तो नहीं भाई। संस्कार हकलाते हुए बोला, पसंद करने लगे हो पंखुड़ी को? अमन ने सीधा सवाल कर दिया। जी भाई, हाँ शायद, नहीं मेरा मतलब हाँ, बहुत पसंद करता हूँ, संस्कार ने कहा। तो अमन मुस्कुराकर बोला, बड़ा हो गया है मेरा भाई। हाँ, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। पंखुड़ी अच्छी लड़की है, उसे जानो समझो, फिर अपने दिल की बात बताओ। अगर उसकी तरफ से भी यही हुआ तो फिर घर में बता देना, ठीक है? अमन की बात सुनकर संस्कार शर्माता हुआ बोला, जी भाई। तो अमन ने उसे पंखुड़ी का ख्याल रखने का बोलकर अपने कैबिन में चला गया और संस्कार वहीं खड़ा होकर पंखुड़ी के बारे में सोच कर मुस्कुरा रहा था। इधर सुमित और वैदिक भी अपने ऑफिस पहुंच चुके थे, लेकिन आज वैदिक का ध्यान काम में न होकर पंखुड़ी में लगा हुआ था। संस्कार उसके आसपास है, यही सोच कर उसे बेचैनी हो रही थी। उसके और पंखुड़ी के बीच तो अभी इतना भी रिश्ता नहीं था कि एक बार फोन करके पूछ सके कि सब ठीक है या नहीं। सुमित उसकी ये बेचैनी शायद समझ रहा था, लेकिन उसने वैदिक से कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि वैदिक ये बात कभी नहीं मानेगा कि वो पंखुड़ी के लिए परेशान है। सुमित मन ही मन बोला, वैदिक राठौड़ आज एक लड़की को लेकर इतना परेशान है कि खुद को भूल बैठा है। कुछ तो है वैदिक तेरे अंदर पंखुड़ी के लिए, जो तुझे खुद नहीं पता। पर कोई नहीं, एक दिन जरूर पता चलेगा जब तुझ पर तेरे ही अंदर के ये एहसास जाहिर होंगे। बस वो दिन जल्दी ही आए, वरना मुझे डर है कि हर बार की तरह वो संस्कार कहीं बीच में न आ जाए और तू फिर से खाली हाथ खड़ा न रह जाए मेरे भाई। सुमित ने गहरी सांस भरी और एक नजर वैदिक को देखा और वापस अपने काम में लग गया। पंखुड़ी को पूरा ऑफिस दिखाकर संस्कार ने उसे थोड़ा सा काम भी समझा दिया। पंखुड़ी काम को करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन सब में उसका मन रत्ती भर भी नहीं लग रहा था। वो मन ही मन बोली, आज अगर हमारे दादू होते तो हम उन्हें 1 मिनट में बोल देते कि हमें ये सब नहीं करना। पर अंकल जी, उन्हें ये सब कहकर हम उनका अपमान नहीं करना चाहते। घर के सदस्य का मान दिया है उन्होंने हमें, तो उन्हें मना भी नहीं कर पाएंगे। क्या करें? उफ, हमारा सर कितना दुख रहा है। ऊपर से ये संस्कार जी सुबह से न जाने कितनी बार हमारे कैबिन के चक्कर लगा चुके हैं, उलूल जुलूल बहाने से। कभी कभी ना ये अजीब ही लगते हैं हमें। पंखुड़ी अपना सर पकड़कर सोचे जा रही थी कि तभी उसके कैबिन का दरवाजा फिर से खुला। उसने बिना सर उठाए ही कहा, अब क्या हुआ संस्कार जी? संस्कार जी? आवाज सुनकर पंखुड़ी ने सर उठाकर देखा तो अमन खड़ा था। अमन भैया आप? हमें लगा संस्कार। कहते कहते पंखुड़ी चुप हो गई तो अमन मुस्कुरा कर बोला, लगता है संस्कार ने तुमसे बहुत काम कर लिया है पंखुड़ी। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, वो बस हमारे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो हम इसलिए थोड़ा परेशान हो गए थे। अरे तो बताना चाहिए था ना। मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, तुम घर चली जाओ पंखुड़ी। कोई बात नहीं भैया, हम ठीक है, शाम को आपके साथ ही चले जाएंगे, पंखुड़ी ने कहा। पंखुड़ी अभी बहुत टाइम है और तबीयत सही नहीं है तो चली जाओ ना, इतना भी कुछ खास नहीं है करने को, अमन ने उसे समझाते हुए कहा। तो पंखुड़ी ने उसकी बात मान ली। अमन ने ड्राइवर को पंखुड़ी को घर छोड़ने को कहा तो पंखुड़ी घर के लिए निकल गई। उधर संस्कार इन सबसे बेखबर एक मीटिंग में बिजी था। पंखुड़ी गाड़ी में बैठी अपने सर को हल्के हाथों से दबा रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर दूसरे रोड पर ले ली। अभी थोड़ा चले ही थे कि गाड़ी अचानक से बंद हो गई। पंखुड़ी ने कहा, क्या हुआ भैया? पता नहीं मैडम, अभी देखता हूँ। ड्राइवर उतरा और गाड़ी को चेक किया पर कुछ समझ नहीं आया। पंखुड़ी भी बाहर आई। ड्राइवर ने बोला, मैडम आप घर से दूसरी गाड़ी मंगवा लीजिए, इसे गैरेज में ही जाना पड़ेगा। पंखुड़ी ये सुनकर गाड़ी से अपना फोन निकाल रही थी, तभी उसकी नजर सामने पड़ी। किंग्स क्वींस कॉलेज, ये तो हाँ याद आया, आद्या का कॉलेज है, उन्हें कॉल करते हैं। पंखुड़ी ने आद्या को कॉल लगाया तो उधर से फोन रिसीव हुआ तो पंखुड़ी ने कहा, आद्या कहाँ है आप? हम आपके कॉलेज के बाहर हैं। दी, मैं तो आज घर जल्दी आ गई, पर आप वहाँ क्या कर रही हैं? आप तो ऑफिस गए थे ना? आद्या ने सवाल किया। हाँ, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो अमन भैया ने गाड़ी से घर भिजवा दिया और वो रास्ते में खराब हो गई, पंखुड़ी ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा। ओहो दी, घर पर जो गाड़ी थी वो तो माँ और भाभी ले गए हैं, वरना मैं वही भिजवा देती। अब क्या करेंगे, हमें तो यहाँ का ज्यादा पता भी नहीं है, वरना हम खुद ही आ जाते, पंखुड़ी ने आद्या की बात सुनकर कहा। आप परेशान मत होइए, मैं वैदिक भैया को कॉल करती हूँ, मेरे कॉलेज से थोड़ी दूरी पर ही उनका ऑफिस है, वो आपको घर ड्रॉप कर देंगे। वैदिक जी, लेकिन पंखुड़ी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही आद्या ने फोन काट दिया। तो पंखुड़ी फोन की तरफ देखकर बोली, काट दिया? मर गए हम तो। इन्होंने तो हमें शेर के सामने परोसने का पूरा इंतजाम कर दिया। अगर यहाँ आते ही वो हम पर गुस्सा हो गए तो। इधर सुमित और वैदिक एक मीटिंग में थे। वैदिक का फोन बजा तो उसने देखा आद्या का कॉल था, जिसे सुमित ने देख लिया था। वैदिक बाहर आ गया और फोन उठाकर बोला, हाँ आदू बोल। भैया आप फ्री हैं क्या? नहीं, मीटिंग में हूँ, बता क्या हुआ? भैया वो पंखुड़ी दी। क्या हुआ पंखुड़ी को?
वैदिक उसके आगे बोलने से पहले ही उसकी बात काट कर बोला, वो घर आ रही थी तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। मेरे कॉलेज के सामने खड़ी है वो, घर पर कोई और गाड़ी नहीं है, आप उन्हें घर छोड़ने आ जाएंगे? पंखुड़ी ठीक है ये जानकर वैदिक ने गहरी सांस भरी और बोला, ठीक है आदू, मैं करता हूँ कुछ। आद्या से बात करने के बाद वैदिक सुमित से बोला, तू ये संभाल, मैं आता हूँ। आद्या का फोन था ना, वो ठीक तो है? सुमित ने धीरे से पूछा। हाँ आदू ठीक है, पंखुड़ी की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, बस उसे ही घर छोड़ने जा रहा हूँ। ओके जा। सुमित ने पंखुड़ी का नाम सुनकर मुस्कुराते हुए कहा तो वैदिक निकल गया। 10 मिनट बाद वैदिक उसी जगह पर था जहाँ पंखुड़ी की कार खराब हुई थी। वैदिक ने गाड़ी रोकी और बाहर आ गया। पंखुड़ी वहीं रोड किनारे खड़ी थी, उसका चेहरा गर्मी से लाल हो गया था। वैदिक उसके पास आ गया और ड्राइवर से बोला, पंखुड़ी मेरे साथ चली जाएगी, तुम जाओ और गाड़ी को रिपेयर के लिए ले जाने का इंतजाम करो। जी बाबा, कहकर ड्राइवर चला गया। वैदिक ने पंखुड़ी की ओर देखकर कहा, चले? तो पंखुड़ी ने सर झुकाकर हाँ में सर हिलाया और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों कार में आकर बैठ गए। वैदिक ने पंखुड़ी की हालत देखकर एसी थोड़ी तेज कर दी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर में पंखुड़ी को राहत महसूस होने लगी, लेकिन सर दर्द बढ़ गया था, आंखें खुल नहीं रही थी। वैदिक ने उसे ऐसे देखकर पूछा, हवेली तुम ठीक हो? जी हम ठीक हैं, बस सर बहुत जोर से दर्द कर रहा है हमारा। उसकी बात सुनकर वैदिक ने एक किनारे गाड़ी रोकी और उसे घूर कर देखते हुए बोला, और इसे ठीक होना कहती हो तुम? उसने पंखुड़ी के माथे पर हाथ रखा और बोला, बुखार तो नहीं है, मेडिकल शॉप से सर दर्द की दवाई ले लेते हैं, खा लेना, अच्छा महसूस होगा। वैदिक ने एक मेडिसिन शॉप से मेडिसिन ली और वापस गाड़ी में आकर पंखुड़ी को देने लगा, लेकिन फिर एकदम से हाथ पीछे करके बोला, कुछ खाया भी है तुमने? पंखुड़ी ने नामे सर हिलाया तो वैदिक खींचकर धीरे से बोला, क्या मुसीबत है, पागल वागल है क्या ये लड़की? सर दर्द हो रहा है तो धूप में खड़ी थी, दवाई लेनी थी, दवाई लेनी है तो कुछ खाया भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आज मैं किसी छोटे बच्चे के साथ डील कर रहा हूँ। पंखुड़ी एक नजर उसकी तरफ देख कर बोली, कुछ कहा आपने? उसकी बात सुनकर वैदिक ने उसे देखा तो पंखुड़ी ने वापस अपनी नजरें झुका ली। तो वैदिक ने बोला, चलो पहले लंच करते हैं कहीं, मुझे भूख लगी है, उसके बाद घर छोड़ दूंगा तुम्हें। कहकर वैदिक पंखुड़ी को एक रेस्टोरेंट में ले गया। एक चेयर खिसकाकर पंखुड़ी को बिठाया और खुद उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसने पंखुड़ी से पूछा, बताओ क्या खाओगे तुम? पंखुड़ी ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, जो आपको पसंद हो वही मंगवा लीजिए। उसकी बात सुनकर वैदिक ने एक सेकंड कुछ सोचा और फिर बोला, अच्छा ठीक है, चिकन मंगवाते हैं। तो पंखुड़ी एकदम से नजरें उठाकर घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, हम शाकाहारी हैं। इसलिए पहले पूछा था, बता दो क्या खाओगी, हर वक्त दूसरों का सोचकर अच्छा करना अच्छा नहीं होता। वैदिक ने कहा। तो पंखुड़ी ने दाल और नान मंगाया और वैदिक ने कढ़ाई पनीर मंगवाया। दोनों चुपचाप खाने लगे। रेस्टोरेंट के सामने वाली बिल्डिंग से मायरा बाहर आई। तभी उसकी नजर शीशे की दीवार के सामने बैठे हुए वैदिक और पंखुड़ी पर पड़ी। वो खुद से बोली, वैदिक भैया, और ये लड़की कौन है इनके साथ? अरे ये तो वही लड़की है जो इनके घर पर रहती है, पर ये दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हैं? होने दो, मुझे क्या, वैसे ये यहाँ है तो ऑफिस में। इतना कहकर वो मुस्कुराई और वहां से चली गई। इधर दोनों का लंच खत्म हुआ तो वैदिक ने पंखुड़ी को दवाई दी। फिर थोड़ी देर बाद वो वहां से बाहर चले गए। दोनों बाहर निकले ही थे कि वैदिक की नजर एक औरत पर गई जो कि अपने सर पर टोकरी रखकर रंग बिरंगी चूड़ियां बेच रही थी। वैदिक ने एक नजर उस औरत को देखा और आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर पंखुड़ी की सूनी कलाइयों पर पड़ी और वो कुछ सोचकर पंखुड़ी से बोला, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। कहकर वैदिक उस औरत की तरफ बढ़ गया और पंखुड़ी गाड़ी में बैठ गई। वैदिक ने उस औरत से अलग अलग रंग की बहुत सारी चूड़ियां ली और वापस आ गया। गाड़ी में बैठते हुए उसने वो चूड़ियां पंखुड़ी की तरफ बढ़ा दी। पंखुड़ी असमंजस से उसकी तरफ देखने लगी तो वैदिक बोला, ऐसे क्या देख रही हो? चूड़ियां हैं, बॉम्ब नहीं। वो मुझे उस लेडी की मदद करनी थी इसलिए ले ली। माँ और भाभी होती तो उनके लिए ले लेता, पर तुम हो तो तुम्हें दे दी। ये मत सोचना कि मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए लिया है। वैदिक ने ये कहकर वो चूड़ियां पंखुड़ी की गोद में रख दी और खुद सीट बेल्ट लगाने लगा। पंखुड़ी उन चूड़ियों को देख रही थी। इतनी खूबसूरत चूड़ियां देखकर उसके चेहरे पर भीनी भीनी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने सूट से मैचिंग की चूड़ियां निकाली और अपनी कलाइयों में एक एक करके पिरोने लगी। वैदिक तिरछी नजर से उसे देख रहा था, लेकिन अनजान बनकर गाड़ी चलाने में लगा था। पंखुड़ी ने वो चूड़ियां पहनकर अपनी कलाई घुमाई तो सारी चूड़ियां खनक उठी और उस खनक के साथ वैदिक के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे उसने बड़ी सफाई से छुपा लिया। पंखुड़ी ने बाकी चूड़ियां संभाल कर अपने बैग में रख ली। वैदिक पंखुड़ी को लेकर घर में आ गया। उसने गाड़ी रोकी तो पंखुड़ी उतर कर जाने लगी तो वैदिक बोला, एक सेकंड हवेली, रुको। पंखुड़ी रुक गई तो वैदिक ने कहा, जरा अपना फोन तो देना। तो पंखुड़ी ने बिना कुछ कहे अपना फोन वैदिक के सामने कर दिया। उसने पंखुड़ी का फोन लेकर कुछ किया और वापस उसे पंखुड़ी को देते हुए कहा, इस फोन में मैंने अपना नंबर डाल दिया है,
आगे से जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। पंखुड़ी ने हाँ में सर हिलाया और अंदर चली गई। वैदिक कुछ पल उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इधर संस्कार की मीटिंग खत्म हुई तो वो एक बार फिर से पंखुड़ी के कैबिन में आया, लेकिन पंखुड़ी को कैबिन में ना पाकर वो परेशान हो गया और इधर उधर उसे ढूंढने लगा। तभी वो अमन से टकरा गया। संस्कार, आराम से भाई, कहाँ की जल्दी है? वो भैया पंखुड़ी कहाँ है? कैबिन में नहीं है। पंखुड़ी? हाँ, वो उसके सर में थोड़ा सा दर्द था तो मैंने उसे ड्राइवर के साथ घर भेज दिया। तुम मीटिंग में थे इसलिए तुम्हें बता नहीं पाए हम लोग, अमन ने कहा। तो संस्कार बोला, अच्छा किया भैया, मैं शाम को घर जाते टाइम मिल लूंगा उससे। इधर मायरा वैदिक और सुमित के ऑफिस पहुंची और सुमित के कैबिन में चली गई। सुमित उस वक्त किसी काम में लगा हुआ था तो मायरा उसे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सुमित ने नजरें उठाकर देखा और वापस काम में नजर करते हुए बोला, तुम ऑलरेडी अंदर आ चुकी हो। सुमित का जवाब सुनकर मायरा का मुंह बन गया। वो बोली, मैं वैदिक भैया से मिलने आई थी, लेकिन वो अपने कैबिन में नहीं है। हाँ, वो किसी काम से बाहर गया है, जब वो आएगा तो मैं बता दूंगा कि तुम उससे मिलने आई थी। इनडायरेक्टली तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? मायरा ने पूछा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही, सुमित ने अपने काम में लगे लगे ही जवाब दिया। ये सुनकर मायरा सुमित के करीब आ गई और उससे बोली, इतना भाव क्यों खाते हो तुम, जबकि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सुमित अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और बोला, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। किसे पसंद करते हो? आद्या को? मायरा ने मुंह टेढ़ा करते हुए सवाल किया। तुम्हें उससे क्या मतलब? बस मेरा पीछा छोड़ दो मायरा राठौड़, कुछ हासिल नहीं होगा, सुमित ने कहा। तो मायरा हंसते हुए बोली, जिसके ख्वाब देख रहे हो ना सुमित सचदेवा, वो तो तुम्हें कभी हाँ नहीं बोलेगी और फिर थक हार कर तुम्हें इस मायरा राठौड़ के पास ही आना पड़ेगा। सिर्फ मेरी बाहों में तुम्हें सुकून मिलेगा एंड वो दिन बहुत जल्दी आएगा। कहकर मायरा वहां से जाने लगी। तभी सुमित ने कहा, खुली आंखों से सपने देखती रहो मायरा राठौड़, ये सुमित सचदेवा अलगाव की आग में झुलस कर मर जाएगा, लेकिन इश्क की ठंडक पाने के लिए तुम्हारी बाहों का सहारा कभी नहीं लेगा। उसकी बात सुनकर मायरा गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। पंखुड़ी घर के अंदर आई तो आद्या उसे हॉल में ही बैठी मिल गई। आद्या बोली, अरे दी आप आ गए? वैदिक भैया ने छोड़ा? हाँ, वही आए थे। आद्या की नजर पंखुड़ी की चूड़ियों पर पड़ी तो वो बोली, वाओ दी, कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं। हाँ, ये वो वैदिक जी ने दिलाई हमें। क्या? भैया ने? आद्या ने हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा। हाँ, पर आप ऐसे क्यों देख रही हैं? अरे आपको नहीं पता, वैदिक भैया खुद से किसी के लिए कुछ नहीं ले। वैदिक भैया खुद से किसी के लिए कुछ ले दे बहुत बड़ी बात है, मुझे तो लड़ लड़ कर लेना पड़ता है। पंखुड़ी सोचते हुए बोली, वैसे और भी चूड़ियां हैं, आप ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, आप रखिए, वैसे भी ये मेरे नाप, वैसे भी ये नाप मेरा नहीं है दी। ठीक है। अच्छा दी सुनो ना, शाम को मॉल चले क्या? मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। आद्या बोली, ठीक है, जब चलना हो तो बता देना। पंखुड़ी मुस्कुराकर बोली। उसके बाद वो अपने कमरे में चली आई और सारी चूड़ियां निकालकर बगल वाले स्टैंड में लगाती हुई वैदिक के बारे में सोचती हुई बोली, आप हमारे लिए पहेली हो वैदिक जी। आप कहते कुछ है, करते कुछ है, और आपके आसपास के लोग कुछ और ही कहते हैं, पर हम आपके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? कहकर पंखुड़ी ने अपना सर झटक दिया और बेड पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। शाम को पंखुड़ी और आद्या मॉल के लिए निकल गए। दोनों वहां पहुंचकर खरीदारी में व्यस्त हो गए। इत्तेफाक से सुमित और वैदिक भी उसी मॉल में आए थे। सुमित ने चलते हुए कहा, कितने दिन से एक नई घड़ी लेने का सोच रहा था, फाइनली आज टाइम मिल ही गया, और तू साथ है तो कम से कम मिलकर एक अच्छी वॉच तो सिलेक्ट ही कर लेंगे। वैदिक और सुमित वॉच की शॉप में अपने लिए घड़ी देखने घुस गए। उधर पंखुड़ी और आद्या भी उसी दुकान के सामने वाली दुकान में अपने लिए कुछ कपड़े देख रही थी। सुमित की नजर अचानक से आद्या पर पड़ी और उसके मुंह से निकला, आद्या यहाँ पर? सुमित की बात सुनकर वैदिक ने नजर उठाकर सामने देखा तो उसे आद्या नजर आई तो वो बोला, शायद शॉपिंग करने आई होगी, मगर ये अकेले क्यों है? और कोई नहीं आया क्या इसके साथ? चलकर देखते हैं। सुमित ने जल्दी से अपने लिए वॉच सेलेक्ट की और पेमेंट करके दोनों आद्या की तरफ बढ़ गए। आद्या कुछ सूट्स देख रही थी। वैदिक ने पीछे से आवाज दी, आदो। आवाज सुनकर आद्या ने पीछे मुड़कर देखा तो सुमित और वैदिक नजर आए। आद्या ने एक नजर सुमित को देखा, फिर वैदिक से बोली, भाई आप यहाँ? हाँ, वो सुमित को कुछ लेना था तो आ गए। तू बता, अकेले क्यों है? माँ या भाभी कोई नहीं आया क्या? नहीं भाई, मैं और पंखुड़ी दी आए हैं। वो पंखुड़ी दी आगे वाली शॉप में कुछ देख रही थी तो मैं यहाँ आ गई। उसके ऐसा कहने पर वैदिक ने सुमित और आद्या से कहा, मैं देख कर आता हूँ उसे। कहकर वैदिक वहां से चला गया। इधर संस्कार राठौड़ विला पहुंचा।
वो पंखुड़ी से मिलना चाहता था। जब घर पर पहुंचा तो गुंजन और कोमल जी उसे हॉल में बैठे मिले। उसने जाकर कोमल जी के पैर छुए और गुंजन को हेलो बोला तो गुंजन ने बोला, संस्कार भैया आप यहाँ? आज ऑफिस से जल्दी आ गए क्या? तो संस्कार इधर उधर नजर घुमाकर बोला, हाँ भाभी, आज ज्यादा काम नहीं था तो मैं ऑफिस से निकल आया। वैसे पंखुड़ी कहाँ है? दिन में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो ऑफिस से जल्दी ही आ गई थी, तो मैंने सोचा एक बार उन्हें देखता चलो। हाँ, पंखुड़ी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो घर पर नहीं है। वो आध्या के साथ फीनिक्स मॉल गई है। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, संस्कार ने कहा। अरे ऐसे कैसे, आ ही गए हो तो डिनर करके जाना, कोमल जी ने कहा। नहीं छोटी माँ, मैं चलता हूँ, डिनर फिर कभी, कहकर तेजी से निकल गया। कोमल और गुंजन भी हैरान थे कि उसे हुआ क्या है जो वो आज इतनी हड़बड़ी में है कि एक पल को बैठा भी नहीं। इधर आद्या सुमित को नजरअंदाज कर अपने लिए कपड़े देखने लगी। सुमित उसे ही देख रहा था। आद्या ने एक पीले रंग का सूट निकालकर अपने ऊपर रखकर सामने लगे शीशे में देखा। सुमित ने वहां से एक पिंक कलर का सूट उठाकर आद्या के पीछे आकर उसके बिल्कुल करीब खड़े होकर कहा, गुलाबी रंग चुनो, उसमें ज्यादा खूबसूरत लगोगी। सुमित की आवाज सुनकर आद्या एकदम से हड़बड़ा गई। उसने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वो संभल नहीं पाई और गिरने को हुई। तब तक सुमित ने आद्या की कमर में हाथ डालते हुए उसे थाम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखे ही जा रहे थे। आद्या को सुमित की आंखों में अपने लिए सिर्फ बेशुमार प्यार नजर आ रहा था और सुमित को आद्या की आंखों में अपने लिए अनकही चाहत दिखाई दे रही थी। तभी एक सेल्स गर्ल की आवाज सुनकर दोनों का ध्यान टूटा। वो बोली, मैम आप ठीक तो है ना? उसकी आवाज सुनकर सुमित ने आद्या को सीधा खड़ा किया और आद्या ने वही पीले वाला सूट उस लड़की के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, आप ये पीले वाला सूट पैक कर दीजिए। सुमित ये देखकर फीका सा मुस्कुराते हुए बोला, बड़ा बेदर्द सा है यार मेरा, सितम पर सितम ढाता है, जख्म भी बहुत देता है मुझे और जले पर नमक भी लगाता है। सुमित के ऐसा कहने पर आद्या ने सुमित को एक नजर उठाकर देखा, फिर नजरें फेर ली तो सुमित ने कहा, थक नहीं जाती हो झूठी बेरुखी दिखा दिखा कर? तो आद्या ने अपनी नजर बिना उसकी तरफ किए कहा, आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। बस जानकर भी अनजान बनना आजकल अदा हो गई है तुम्हारी। लेकिन याद रखना, जिस दिन कहीं मैंने ये बेरुखी तुम्हें दिखा दी ना तो तुम सह नहीं पाओगी, और जिसके लिए ये सब कर रही हो उसे मुझ पर कभी हक नहीं मिलेगा। कहकर सुमित ने वो गुलाबी रंग का सूट वहीं रखा और तेजी से बाहर निकल गया। आद्या की आंखों में नमी आ गई। उसने वो सूट उठाया और बोला, बहुत अच्छी पसंद है आपकी, बिल्कुल आपकी तरह। फिर उस लड़की से बोली, आप ये वाला सूट भी पैक कर दीजिए। आद्या ने दोनों सूट पैक करवाए और पेमेंट करके वो भी वहां से चली गई। इधर संस्कार भी फीनिक्स मॉल आ गया था और आद्या और पंखुड़ी को ढूंढने लगा। उधर वैदिक भी पंखुड़ी को देख रहा था। शायद वो दुकान देखते देखते आगे निकल गई थी। पंखुड़ी की नजर एक ज्वेलरी की शॉप पर शोकेस पर लगी हुई खूबसूरत पायल पर पड़ी। वो पायल देखने लगी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया, तो पंखुड़ी ने पीछे मुड़कर देखा तो संस्कार खड़ा मुस्कुरा रहा था। पंखुड़ी ने हैरानी से उसे देखा और फिर अपने हाथ को देखा जिसे संस्कार ने थामा हुआ था। वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, संस्कार जी आप यहाँ? संस्कार पंखुड़ी में इतना खोया हुआ था कि वो पंखुड़ी का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। वो बोला, मैं घर गया था तो पता चला तुम यहाँ हो तो मैं यहाँ आ गया। ऐसा भी क्या काम था कि आप यहाँ तक चले आए हमारे पीछे पीछे? पंखुड़ी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, परवाह हो रही थी तुम्हारी। संस्कार एकदम से बोला, जी? पंखुड़ी ने हैरानी से उसे देखा तो संस्कार को समझ आया कि वो क्या कह गया। वो तुरंत बोला, मेरा मतलब अमन भैया ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम घर जल्दी चली गई, तो बस तुम्हारा हाल चाल जानने आया था। इतना भी कुछ नहीं हुआ था हमें जिसके लिए आप यहाँ तक आ गए, और आप हमारा हाथ छोड़िए। पंखुड़ी ने इधर उधर देखते हुए कहा। आस पास गुजरते लोग उन्हें ही देख रहे थे। कोई और भी था जिसकी नजर पंखुड़ी का हाथ थामे संस्कार पर पड़ चुकी थी और वो गुस्से में संस्कार को घूर रहा था। अब वैदिक आगे बढ़ा और एकदम से पंखुड़ी का हाथ पकड़कर संस्कार के हाथ से छुड़ा दिया और बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? संस्कार ने देखा तो वैदिक खड़ा था। उसे वैदिक की इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर भी मुस्कुरा कर बोला, वैदिक भाई तू यहाँ? तुम लोग साथ आए हो? तुझसे मतलब? देख, पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, पंखुड़ी से दूर रहा कर। वैदिक जी, पंखुड़ी ने कुछ कहना चाहा तो वैदिक ने उसे उंगली दिखाकर बोला, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम चुप रहो। वैदिक के ऐसा कहने पर पंखुड़ी चुप हो गई तो संस्कार बोला, वैदिक रिलैक्स भाई, कैसे बात कर रहा है तू पंखुड़ी से? एक मिनट, मैं उससे कैसे भी बात करूं? तू कौन है मुझे बताने वाला? और इतना शरीफ किस लिए बन रहा है तू? अपनी नौटंकी ना घर वालों के सामने करना, ये दिखाने के लिए कि तू कितना अच्छा है, क्योंकि मुझे तो तेरी असलियत बहुत अच्छे से मालूम है। संस्कार ने अनजान बनते हुए कहा, वैदिक क्या बोल रहा है भाई, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तू भी ना, कितनी बार बोला है इतना गुस्सा मत किया कर, अच्छी बात नहीं होती।
वैदिक को संस्कार के इस बात पर और भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर संस्कार का कॉलर पकड़ लिया और बोला, देख, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना यही तेरी मरम्मत कर दूंगा, समझा? और जा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर तेरी जरूरत नहीं है। संस्कार मुस्कुराया और आराम से अपने शर्ट का कॉलर वैदिक के हाथों से आजाद करते हुए बोला, रिलैक्स वैदिक, चला जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पंखुड़ी से मिलने आया था, उससे मिल लूं फिर चला जाऊंगा। वैदिक आगे कुछ बोलता या कुछ करता, तब तक सुमित और आद्या भी वहां पर आ गए। सुमित ने आकर वैदिक को पीछे कर दिया और बोला, तू चल यहाँ से। सुमित वैदिक को लेकर संस्कार को घूरता हुआ वहां से चला गया। पंखुड़ी ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई थी। उसने आद्या से कहा, अब हमें भी घर चलना चाहिए, लेट हो रहा है, और संस्कार जी आप भी घर जाइए, हम कल ऑफिस में बात करेंगे। कहकर पंखुड़ी ने आद्या का हाथ पकड़ा और वो दोनों भी बाहर निकल गए। संस्कार अभी भी वहीं खड़ा था। वो हौले से मुस्कुराया और बोला, बहुत फिक्र हो रही है वैदिक को तुम्हारी। खैर, बात तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल सही। कहकर वो मुस्कुरा दिया। इधर सुमित वैदिक को लेकर कार के पास आ गया और उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, क्या कर रहा था तू? तो वैदिक ने गुस्से में बोला, वो जबरदस्ती पंखुड़ी का हाथ पकड़े हुए खड़ा था। अच्छा, और ये सब देखकर तुझे गुस्सा आ गया और तू इस गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था, है ना? वैदिक ने कुछ नहीं कहा और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। तो सुमित ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, तुझे अच्छे से पता है कि इसके बाद वो क्या करता वैदिक। जानबूझकर उकसाता है वो तुझे, ताकि तू कुछ करे और उसे फिर से बहाना मिल जाए तुझे तेरे बाप और बाकी सबकी नजरों में गिराने का। पहले ही हालात कम खराब नहीं है, हम पहली 2 बारी भी कुछ साबित नहीं कर पाए और अभी भी कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, तो क्या करूं? पंखुड़ी के ऊपर उसकी मनमर्जी चलने दूं? वैदिक ने गुस्से से कहा, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन तू ये भी तो सोच कि तेरा कोई हक नहीं बनता कि तू उसे कुछ भी करने से रोके। कल को उसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि पंखुड़ी तेरी कौन लगती है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है, तो तू क्या जवाब देगा? क्योंकि तेरे पास कोई जवाब होगा नहीं और इन सब में पंखुड़ी का नाम खराब होगा, वो अलग। वैदिक, पंखुड़ी को संस्कार की असलियत जिस दिन पता लग जाएगी ना, वो खुद खड़ी होगी उसके सामने, और तब तक के लिए तू शांति रख, क्योंकि संस्कार कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा जिससे वो घर वालों की नजर में गिर जाए, और इसलिए पंखुड़ी सेफ है। हाँ, लेकिन तेरा पंखुड़ी के लिए कंसर्न संस्कार का ध्यान उसकी तरफ मोड़ देगा, तो हो सकता है उनके तब के लिए मुश्किल हो जाए, इसलिए प्लीज कंट्रोल कर खुद को। सुमित ने उसे समझाते हुए कहा। वैदिक को कुछ तो संस्कार पर गुस्सा था और कुछ अपनी बेबसी पर कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, और बीती बातों ने भी उसका गुस्सा बढ़ा दिया था। उसने जोर से खींचकर अपना हाथ गाड़ी में दे मारा, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। वैदिक ने गुस्से में अपना हाथ गाड़ी में दे मारा, जिससे उसे चोट लग गई। वो बोला, मैं सिर्फ इसलिए कंसर्न हूँ ताकि वो संस्कार से कोई नुकसान न पहुंचा दे, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। कहकर वो पलटा तो तब तक आद्या और पंखुड़ी भी वहां आ गए थे। पंखुड़ी की नजर वैदिक के जख्मी हाथ पर पड़ी। वो एकदम से उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, वैदिक जी, ये क्या किया आपने? देखिए कितना खून निकल रहा है। तभी सुमित और आद्या की नजर भी वैदिक के हाथ पर पड़ी। ये क्या किया तूने? सुमित ने बोला। तो वैदिक ने झटके से अपना हाथ पंखुड़ी के हाथ से खींचते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा लगा है, और जितनी तकलीफ उस संस्कार को देखकर होती है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। चल सुमित। वैदिक ने एक नजर पंखुड़ी को देखा। पंखुड़ी के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी और जल्दी से गाड़ी में जाकर वो बैठ गया। सुमित ने आद्या और पंखुड़ी से बोला, आप लोग भी जल्दी से अपनी गाड़ी से जाओ। कहकर सुमित भी जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी चंद मिनटों में धूल उड़ाती हुई चली गई। पंखुड़ी अब भी वहीं परेशान सी खड़ी थी। आद्या ने उसे झकझोरा और बोली, पंखुड़ी दी, क्या सोच रही हैं? चलिए जल्दी। पंखुड़ी और आद्या भी गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकल गए। वैदिक गुस्से में ही ड्राइव किए जा रहा था और सुमित उसे देख रहा था। वैदिक ने उसे कहा, ऐसे मत देख। सुमित कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले उसका फोन बजने को लगा कि तभी उसका फोन बजने लगा। सुमित ने फोन उठाया और बोला, क्या? लेकिन वो फाइल तो कल देनी थी ना? उधर से किसी ने कुछ कहा तो सुमित बोला, नहीं नहीं, फाइल रेडी है, बस 1-2 पेपर और लगाने हैं, आज मुश्किल है। क्या हमें कल तक का वक्त और मिल सकता है? अच्छा ठीक है। कहकर सुमित ने फोन काट दिया। तो वैदिक ने पूछा, क्या हुआ? सुमित बोला, मल्होत्रा के पीए का फोन था। मिस्टर मल्होत्रा कल किसी जरूरी काम से 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट की फाइल हम आज ही भिजवा दें। हाँ तो ठीक है ना, इसमें परेशानी क्या है? 1-2 पेपर ही तो कंप्लीट करने हैं, तो अभी जाकर कंप्लीट करवाकर फाइल भिजवा दे। मैं तुझे इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, समझा? सुमित ने उसे घूरते हुए कहा। सुमित, मैं ठीक हूँ यार, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, और ये चोट जरा सी है, ठीक हो जाएगी। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और उसे करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैदिक ने कहा। तो सुमित बोला, अच्छा ठीक है, तुझे तेरे घर तक छोड़ दूं, फिर चला जाऊंगा।
दोनों गाड़ियां एक के बाद एक राठौड़ विला के सामने आकर रुकी और वैदिक घर के अंदर आया। उसके पीछे पीछे सुमित और 10 कदम की दूरी से आद्या और पंखुड़ी भी घर के अंदर आए। गुंजन और कोमल जी वहीं बैठे हुए थे। कोमल जी की नजर तमतमाए हुए वैदिक के हाथ पर गई तो वो एकदम से उठकर आई और बोली, वैदिक क्या हुआ है तेरे हाथ में? इतना खून निकल रहा है। वैदिक ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। कोमल जी परेशान होते हुए बोली, ये लड़का पता नहीं चाहता क्या है हमसे। पहले तो किसी बात का सीधा जवाब नहीं देता था और अब तो जवाब ही नहीं दे रहा। तभी आद्या आगे बढ़कर बोली, मॉम, संस्कार भाई वो मॉल में मिल गए थे। वहीं पर इन दोनों का आमना सामना हुआ और वो फिर से झगड़ बैठे। हे भगवान, वैदिक ने कहीं संस्कार को चोट तो नहीं पहुंचाई? अगर ऐसा हुआ तो अमृत इस बार इसे छोड़ेंगे नहीं। कोमल जी परेशान होते हुए बोली, नहीं आंटी जी, वैदिक जी ने संस्कार जी को कोई चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि गुस्से में आकर उन्होंने खुद को ही चोट पहुंचा ली। पंखुड़ी ने वैदिक का बचाव करते हुए कहा। कोमल जी पंखुड़ी की बात सुनकर एक गहरी सांस लेती हैं और गुंजन से फर्स्ट एड किट ले आने को कहती हैं और खुद वैदिक के कमरे की तरफ बढ़ गई। वैदिक ने अपना कमरा अंदर से बंद कर रखा था। सुमित वहीं से वापस जाने लगा तो आद्या उसके पीछे पीछे आई और बोली, आप जा रहे हैं, लेकिन भाई को शायद आपकी जरूरत है। जाता हूँ, जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। वैसे अच्छा लगा, किसी की तो जरूरत समझती हो तुम, सुमित ने फीके से अंदाज में कहा और वहां से तेजी से निकल गया। आद्या उसे जाते हुए देखती रही, फिर मुड़कर वैदिक के कमरे की तरफ चली गई, जहां ऑलरेडी कोमल जी, गुंजन और पंखुड़ी उसके दरवाजे के सामने खड़े थे। कोमल जी ने दरवाजा खटखटाते हुए बोला, वैदिक दरवाजा खोल बेटा, तेरे हाथ से खून निकल रहा है, चोट लगी है, कम से कम मरहम पट्टी तो करने दे। वैदिक अंदर से ही बोला, कोई जरूरत नहीं है माँ, प्लीज आप जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है इस वक्त। कोमल जी ने बहुत कोशिश की दरवाजा खुलवाने की, लेकिन वैदिक ने दरवाजा नहीं खोला तो थक-हार कर सब वापस चले गए। पंखुड़ी अपने कमरे में आ गई, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। वो मन ही मन बोली, जो कुछ भी हुआ है ना, सब हमारी वजह से हुआ है। न संस्कार जी वहां हमसे बात करने आते और ना वैदिक जी, उन्हें हमारे साथ देखकर गुस्सा होते। उन्हें हाथ में इतनी चोट लगी है और उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला। अब हम क्या करें? खुला घाव उन्हें और तकलीफ देगा। पंखुड़ी को एक आइडिया आया। वो आद्या के पास गई और उसे सुमित को फोन करने के लिए बोला। आद्या ने सुमित को फोन लगाया और पंखुड़ी को दे दिया। इधर सुमित ने फोन उठाते ही बोला, बोलो आद्या। पंखुड़ी बोली, सुमित जी, हम पंखुड़ी बोल रहे हैं। पंखुड़ी की आवाज सुनकर सुमित ने थोड़े नर्म अंदाज में कहा, जी पंखुड़ी जी बोलिए। वैदिक जी वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं और शायद अब तक उन्होंने अपने हाथ पर कोई मरहम पट्टी भी नहीं की होगी। हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। कहकर पंखुड़ी ने सुमित को कुछ समझाया और फोन हाथ में लिए वैदिक के रूम की तरफ बढ़ गई। पंखुड़ी ने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया और वैदिक के रूम का दरवाजा खटखटाया तो सुमित ने फोन पर कहा, वैदिक क्या दरवाजा खोल। सुमित की आवाज सुनकर वैदिक को लगा कि सुमित वापस आ गया है और उसने दरवाजा खोल दिया, पर सामने पंखुड़ी खड़ी थी। पंखुड़ी ने सुमित को थैंक यू बोलकर फोन काट दिया तो वैदिक ने बोला, तुम क्यों आए हो यहाँ? प्लीज जाओ। वो हम आपके हाथ में लगाने के लिए दवाई लेकर आए थे। पंखुड़ी ने डरते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। कहकर वैदिक ने वापस दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन पंखुड़ी ने उसे दरवाजा बंद करने से पहले ही रोकना चाहा तो उसका हाथ दरवाजे के बीच में आ गया और पंखुड़ी के मुंह से आह निकल गई। पंखुड़ी के मुंह से जब कराह निकली तो वैदिक ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और उसका हाथ पकड़ा और बोला, मना कर रहा था ना मैं, नहीं मानना, अब लगा ली, आ गया सुकून। पंखुड़ी के हाथ की उंगलियां हल्की सी लाल हो गई थी और दर्द की वजह से उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। पंखुड़ी ने धीरे से कहा, जिस तरह हमारी चोट लगने पर आपको हमारी परवाह है, उसी तरह हमें भी आपकी परवाह है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे चले आए, प्लीज दवाई लगवा लीजिए ना। पंखुड़ी ने इतने प्यार से कहा कि वैदिक कुछ आगे बोल ही नहीं सका और दरवाजे से हटकर अंदर आकर बेड पर बैठ गया। पंखुड़ी धीमे कदमों से चलकर आई और घुटनों के बल जमीन पर बैठकर फर्स्ट एड बॉक्स खोला और वैदिक का हाथ अपने हाथ में लेकर चोट पर जमा खून साफ करने लगी। वो धीरे धीरे हल्के हाथ से फूंक मार मार कर साफ कर रही थी ताकि वैदिक को दर्द ना हो, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वैदिक का हाथ कसमसा रहा था और उसकी बेचैनी पंखुड़ी के चेहरे पर दिखाई दे रही थी, जिसे वैदिक बखूबी देख पा रहा था। पंखुड़ी ने घाव साफ करने के बाद दवाई लगाकर पट्टी करते हुए कहा, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं वैदिक जी? ऐसा गुस्सा किस काम का जिसमें अपना ही नुकसान हो जाए? तुम्हें भी सबकी तरह मेरा गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन हमेशा की तरह गलती मेरी होती है ना, बाकी तो कोई कुछ करता ही नहीं है। और संस्कार, वो तो लाडला बेटा है सबका, उसकी तरफ तो किसी का ध्यान भी कभी नहीं जाता। तुम मुझे बताओ, तुम खुश थी जिस तरीके से उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था? बोलो। अरे तुम तो हाथ ही नहीं छुड़ा पा रही थी अपना। लेकिन आप हमारी वजह से अपने भाई से लड़े, ये भी तो ठीक नहीं है ना। पंखुड़ी ने नजरें झुकाए हुए पट्टी की गांठ बांध कर कहा,
भाई शब्द सुनते ही वैदिक को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने पंखुड़ी को उठाया और दोनों कंधों से पकड़कर सामने दीवार पर लगा दिया और उसके बेहद करीब आकर बोला, आज कह दिया, लेकिन आज के बाद कभी मत बोलना, वो मेरा भाई नहीं है। इस वक्त वैदिक की आंखों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। पंखुड़ी तो डर के मारे सहन ही गई थी। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी और माथे पर पसीना आ गया। वो धीरे से बोली, सॉरी। उसका सॉरी सुनकर वैदिक को ध्यान आया कि पंखुड़ी किस कदर से सहम गई है। उसने आहिस्ता से उसे छोड़ते हुए बोला, प्लीज, इससे पहले मैं तुम्हें बेवजह हर्ट कर बैठूं, जाओ यहाँ से। पंखुड़ी अपनी नजरें झुकाए हुए उसके बगल से गुजरकर फर्स्ट एड किट का बॉक्स उठाकर चुपचाप बाहर निकल गई और उसके जाते ही वैदिक अपने हाथ को देखने लगा, फिर आंखें बंद करके बोला, सॉरी हवेली, पर ऐसा ही हूं मैं। इधर संस्कार अपने घर आया और अपने कमरे में आ गया। उसे याद आ रहा था जब वैदिक ने उसके हाथ से पंखुड़ी का हाथ छुड़ा लिया था। वो खुद से बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया वैदिक, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। हर बार मुझसे उलझते हो और हर बार मैं तुम्हें मात देता हूँ, फिर क्यों हर बार मेरे रास्ते में आ जाते हो? पंखुड़ी मेरी मंजिल है और उसे हासिल करना मेरा मकसद, और उसके लिए मैं किसी से भी टकरा सकता हूँ, इसलिए बेहतर इसी में है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। वो ये सब बोल ही रहा था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो बोला, कौन है? मैं हूँ भाई। मायरा की आवाज आई तो संस्कार ने दरवाजा खोल दिया और मायरा अंदर आई तो संस्कार ने बोला, क्या काम है मायरा? भाई वो एक्चुअली कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ बहुत ज्यादा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही संस्कार ने कहा, कितने पैसे चाहिए? भाई 5 लाख। ठीक है, मैं अपने अकाउंट से तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, संस्कार ने कहा। थैंक यू भाई, कहकर मायरा जाने लगी, फिर रुक कर बोली, भाई आपको पता है आज मैंने वैदिक भाई और वो लड़की, क्या नाम है उसका, पंखुड़ी, हाँ, उन दोनों को आज दिन में ब्रिज रेस्टोरेंट में लंच करते हुए देखा था। मायरा की बात सुनकर संस्कार हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, सच बोल रही है तू? हाँ भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, फिर मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं उनसे मिलने नहीं गई। ठीक है, तो जा, संस्कार ने कहा। तो मायरा चली गई। अब तो संस्कार और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचकर बोला, तुम तो जल्दी घर आ गई थी ना, फिर तुम वैदिक से कैसे मिली पंखुड़ी? और इतना ही नहीं, तुम उसके साथ लंच पर गई थी। जब मैं मिलने आता हूँ तो मुझसे कहती हो कि मैं क्यों आया हूँ, और फिर वैदिक के साथ कैसे रह लेती हो तुम? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? बात तो तुमसे मुझे वैसे भी करनी थी, लेकिन अब मुझे तुमसे जवाब भी चाहिए कि तुम वैदिक के साथ उस रेस्टोरेंट में क्यों गई थी? कुछ पल के गुस्से के बाद संस्कार ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, शांत हो जा संस्कार, ये वक्त नहीं है गुस्सा दिखाने का, इसमें तू अपना काम बिगाड़ सकता है। शांत हो जा, बहुत सोच समझ कर काम लेना है। संस्कार का सर दुखने लगा था। उसने अपने ड्रॉर से कोई मेडिसिन निकाली और खाकर बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गया। अगले दिन पंखुड़ी ऑफिस में कैबिन में बैठी हुई कुछ काम कर रही थी। तभी संस्कार ने डोर पर नॉक किया और अंदर आ गया। संस्कार जी, आप, कोई काम था आपको? पंखुड़ी कहते हुए खड़ी हो गई। अरे पंखुड़ी, तुम खड़ी क्यों हो गई? बैठो ना, कहते हुए वो पंखुड़ी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और पंखुड़ी भी बैठ गई। वो एक्चुअली मैं कल के लिए सॉरी बोलने आया था, मुझे कल नहीं आना चाहिए था, ना मैं आता, ना मेरा और वैदिक का झगड़ा होता, और तो और उसने मेरी वजह से तुमसे भी बहुत बदतमीजी से बात की, संस्कार ने कहा। कोई बात नहीं संस्कार जी, जो होना था हो गया, और जहाँ तक वैदिक जी की बात है तो उन्हें गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं, पंखुड़ी वैदिक के बारे में सोचते हुए बोली। संस्कार को पंखुड़ी के मुंह से वैदिक के बारे में सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने हाथ की मुट्ठियां भींच ली, फिर तुरंत ही एक गहरी सांस लेकर खोल भी दी और बोला, वो मेरा भाई है पंखुड़ी, बचपन से जानता हूँ उसे समझना इतना भी सरल नहीं है। क्या मतलब? पंखुड़ी ने कहा। संस्कार ने लंबी सांस भरते हुए कहा, मतलब ये कि वो अपनी जिद, अपने गुस्से के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने 2 बार मेरे साथ भी बहुत कुछ गलत किया। गलत? क्या गलत किया वैदिक जी ने आपके साथ? पंखुड़ी ने एकदम से पूछा। उसने एक लड़की की वजह से कॉलेज में मेरा सर फोड़ दिया था, और दूसरी बात, हमारी ही कंपनी में मेरे ऊपर फ्रॉड का इल्जाम लगाकर मुझे बाहर करना चाहा था। वो तो अच्छा हुआ कि छोटे पापा और बाकी सबको सच्चाई पता लग गई, इसलिए छोटे पापा ने उसे कंपनी से निकाल दिया। मैं तो सोचकर ही घबरा जाता हूँ पंखुड़ी कि अगर वैदिक अपनी चाल में कामयाब हो जाता तो मेरा क्या होता? आज उसकी जगह सब घर वाले मुझसे नफरत करते, कोई मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। कहते कहते संस्कार की आंख भर आई और उसने अपना चेहरा अपने दोनों हथेलियों में छुपा लिया। पंखुड़ी ने जब उसे इस तरह देखा तो उसने पानी का ग्लास उठाया और उसे देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको सांत्वना देने लगी। संस्कार जी, पानी पी लीजिए, पंखुड़ी ने ग्लास आगे बढ़ाते हुए कहा। संस्कार ने एक तिरछी निगाह से अपने कंधे पर रखे हुए पंखुड़ी के हाथ को देखा, फिर गर्दन नीचे करके कुटिलता से मुस्कुरा दिया और पंखुड़ी के हाथ से पानी का ग्लास लेकर पीने लगा।
मैं तो कहता हूँ तुम भी उससे दूर ही रहो पंखुड़ी, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर ले। संस्कार आंखों से अपने आंसू पोंछकर बोला। पंखुड़ी संस्कार की बातों में उलझ गई। फिर भी उसने अपने मन को शांत करके पूछा, और सुमित जी? वो दोस्त है ना वो वैदिक का, अनाथ है बेचारा, वैदिक ही तो उसका सहारा है, तो वो उसका साथ कैसे छोड़ सकता है? देखो ना तुम, सुमित कभी वैदिक के साथ नहीं लड़ता, बल्कि उसे लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका दोस्त गलत है। पर दोस्ती चीज ही ऐसी है, निभानी ही पड़ती है। सुमित तो फंस गया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पंखुड़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर रिएक्ट कैसे करे। वो बोली, संस्कार जी, मुझे बहुत काम है, मैं अपना काम खत्म कर लूं? हाँ हाँ, तुम काम कर लो, बाकी जो मैंने कहा है उसका ध्यान रखना। चलता हूँ मैं, एक मीटिंग है, कहकर संस्कार उठकर चला गया। पंखुड़ी फाइल उठाकर उसमें कुछ देखने लगी, पर अब तो काम में मन लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसने फाइल टेबल पर पटक दी और बोली, कौन सही है कौन गलत? क्या संस्कार जी सही कह रहे हैं, या वैदिक जी और सुमित जी जो कहते हैं वो सही है? संस्कार जी की सारी बातें मेल खाती हैं। वैदिक जी को गुस्सा आता है और घर में वो सबके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते। और तो और अमृत अंकल जी, उनसे तो बात तक नहीं करते वो। क्या सच में वैदिक जी ने वो सब किया होगा? छोड़ ना पंखुड़ी, तू ये सब क्यों सोच रही है? वैसे भी तेरा होना ना होना ना वैदिक जी के लिए मायने रखता है ना संस्कार जी के लिए। तू इन सबसे अलग ही रह, बस कोशिश कर कि तेरी वजह से इन दोनों भाइयों में कोई प्रॉब्लम ना हो। संस्कार ग्लास विंडो से पंखुड़ी के चेहरे पर आते हुए हर एक भाव को गौर से देख रहा था। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, बस पंखुड़ी, कुछ दिन और, उसके बाद तुम्हारे मन में, होठों पर, ख्यालों में और बातों में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होगा, संस्कार राठौड़, क्योंकि तुम्हारा मेरा हो जाना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शाम का वक्त, पंखुड़ी ऑफिस से आ चुकी थी। अपने कपड़े बदलकर वो नीचे जाने के लिए निकली और उधर वैदिक अगले 2-3 दिन के लिए सुमित के घर रुकने वाला था। वो घर पर कुछ जरूरी सामान लेने आया था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। वैदिक को एकदम से सामने देखकर पंखुड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरने को हुई, तब तक वैदिक ने उसकी हथेली को अपनी हथेली में फंसाकर गिरने से रोक दिया। पंखुड़ी वैसे ही लटकी हुई वैदिक को देख रही थी। वैदिक ने भौएं उचकाते हुए कहा, क्या हुआ, मेरी शक्ल पे कुछ लिखा है क्या? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी होश में आई। उसने अपनी पलकें झुका ली और सीधी खड़ी होते हुए अपना हाथ उसके हाथों से खींच लिया और गर्दन झुकाकर ना में सर हिला दिया। फिर इतनी देर से क्या देख रही थी? इरादे नेक तो है ना हवेली? पंखुड़ी बिना कोई जवाब दिए जाने लगी तो वैदिक ने उसकी कलाई पकड़कर खींचा और उसे दीवार से लगाते हुए सामने खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। पंखुड़ी ने पलकें नीचे करके जवाब दिया, फिर मुझे इस तरह इग्नोर करके जा। फिर मुझे इस तरह इग्नोर करने की वजह? हम क्यों आपको इग्नोर करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। पंखुड़ी ने हकलाते हुए जवाब दिया। संस्कार ने कुछ कहा तुमसे? वैदिक ने सीधा सवाल किया। नहीं तो। पंखुड़ी ने नजरें चुराकर जवाब दिया। वैदिक समझ गया कि संस्कार ने कुछ तो कहा है वैदिक के बारे में। उसने पंखुड़ी को छोड़ दिया और बोला, जाओ यहाँ से। पंखुड़ी चुपचाप अपने कमरे की तरफ वापस मुड़ गई और वैदिक मन ही मन बोला, आखिर तुम्हें भी संस्कार ने अपनी बातों में ले ही लिया। कर लिया तुमने भी यकीन सबकी तरह, तुम भी सबके जैसी हो। वैदिक वहां से चला गया। पंखुड़ी अपने कमरे में आई और बोली, संस्कार जी ने जो भी कहा उसे मानने को हमारा दिल गवाही नहीं देता। वैदिक जैसे भी हैं, गुस्सेबाज, जुबान के तीखे, लेकिन वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। फिर संस्कार जी तो इसी घर का हिस्सा हैं, उनके अपने भाई। वैदिक जी की आंखों में दर्द के साथ सच्चाई और अच्छाई दोनों दिखती है हमें। वैदिक सुमित के घर आ चुका था, लेकिन पंखुड़ी का बर्ताव उसे बेचैन किए हुए था। उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बुरा लग रहा था। वो जब से आया था तब से उसी बारे में सोच रहा था। सुमित जो उसे कब से नोटिस कर रहा था, उसके पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वैदिक ने सपाट लहजे में कहा। तो चेहरे पर किस बात का मातम लिए बैठा है? वही हुआ जो हर बार होता है। संस्कार पंखुड़ी की नजरों में बुरा न बन जाए, इसलिए उसने मुझे गलत साबित कर दिया। मतलब कुछ कहा पंखुड़ी ने तुझे? सुमित ने सवाल किया। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि उसने कुछ कहा नहीं। मुझे इग्नोर कर रही थी। उसका बिहेवियर भी कुछ बदला सा है मेरे साथ। तू ना ज्यादा सोच रहा है, हो सकता है कोई और बात हो। मैंने उससे पूछा कि संस्कार ने कुछ कहा है मेरे बारे में, तो नजरें चुराने लगी। साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रही है यार, वैदिक ने झल्लाते हुए कहा। उसकी झल्लाहट पर सुमित को हंसी आ गई। सुमित को हंसता देखकर वैदिक ने उसे घूरा और बोला, अब तू ये दांत किस खुशी में दिखा रहा है? सुमित ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, बात कुछ ऐसी है राठौड़ साहब कि आपका पूरा घर आपको संस्कार की वजह से गलत समझता है, लेकिन आपको अब उस बात से
लेकिन आपको अब उस बात से ना फर्क पड़ता है ना गुस्सा आता है। फिर पंखुड़ी तो कल की आई है, वो तो तुझे इतना जानती भी नहीं है। अब संस्कार ने जो कहा उसने मान लिया, लेकिन तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? देख अपने आप को, कितना बेचैन है तो उसकी नजर में अपने लिए बेगानगी देखकर। सुमित की बात सुनकर वैदिक सक पका गया और बोला, अब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? जिसको जो सोचना है सोचता रहे मेरे बारे में, मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, भूख लगी है, कहकर वैदिक फटाक से रसोई घर की तरफ चला गया। सुमित पीछे से बैठकर मुस्कुराते हुए बोला, जिन लपटों की तपिश तुझ तक पहुंच रही है ना, उसे आगाज़ इश्क कहते हैं, और इसके हम पुराने खिलाड़ी हैं। अभी तो तुम्हारी इश्क की खिचड़ी आंच पर चढ़ी है, अभी तो धीमे धीमे पकना शुरू होगी, तब तुझे कहीं जाकर एहसास होगा। पंखुड़ी का मन बेचैन हो रहा था। एक तो सुबह संस्कार की बातें और उसी उलझन में उसने वैदिक के साथ भी ठीक से बर्ताव नहीं किया, इसी कारण वो परेशान थी। वो घर के मंदिर में आ बैठी। पीछे से जाती हुई कोमल जी ने उसे घर के मंदिर में बैठे हुए देखा तो आकर उसके बराबर में बैठकर बोली, पंखुड़ी क्या बात है बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं आंटी, थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था तो हम यहाँ चले आए। इनकी शरण ही ऐसी है कि मन कितना भी बेचैन हो सुकून दे ही देते हैं। पंखुड़ी भगवान की मूर्ति को देखते हुए बोली, हाँ बेटा, बात तो तुमने सही कही। वैसे तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस पुरानी यादें आ गई तो दादाजी की याद आ रही थी। वैसे आंटी, आपसे एक बात पूछूं? पंखुड़ी ने बात पलटकर कोमल जी से सवाल किया। हाँ बेटा, पूछो ना। कोमल जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आंटी जी, जब दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई हो, दिल अपनी बात सही कहे और दिमाग अपनी, तो किस पर यकीन करना चाहिए, दिल पर या दिमाग पर? मेरी मानो तो हमेशा दिल पर यकीन करो। हमारा दिल भगवान से जुड़ा होता है और दिल से जो आवाज आती है ना, वो हमेशा सही होती है। बाकी दिमाग का क्या है? दिमाग में तो वही समझ भरी हुई होती है जो आसपास के लोग और परिस्थितियां आकर भर देते हैं। इसलिए हमेशा दिल की बात सच्ची होती है और दिल से लिया फैसला सही ही होता है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं आंटी जी, बस यूं ही सवाल मन में आ गया तो पूछ लिया। पहले तो दादाजी से पूछ लिया करती थी, पर अब तो वो है ही नहीं, है ना? पंखुड़ी ने मायूसी से कहा। तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, जब भी तुम्हें लगे मेरे पास आना। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकूं, समझी? चलो मैं चलती हूँ, तुम भी आ जाना, कहकर कोमल जी चली गई। मेरा दिल कहता है वैदिक जी सही है और अब मैं अपने दिल की ही सुनूंगी। कोई उनके बारे में क्या कहता है क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैदिक जी मेरे साथ अच्छे हैं तो वो मेरे लिए अच्छे हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू कान्हा जी, मेरे दिल की उलझन सुलझाने के लिए, कहकर पंखुड़ी मुस्कुरा दी और उठकर मंदिर के सामने हाथ जोड़े और वापस चली गई। रात का वक्त। अमन लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। गुंजन कमरे में आई और एक नजर उसकी तरफ देखते हुए अलमारी से कपड़े निकालकर चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो नाइट सूट पहनकर बाहर आई और आईने के सामने बैठकर अपने बालों को कोम करने लगी। अमन की नजर उस पर गई तो वो शीशे में से ही उसे देखकर मुस्कुराने लगा। कुछ पल उसे देखने के बाद वो अपना लैपटॉप छोड़ उसकी तरफ बढ़ गया। अमन उसे पीछे से हक करके उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाकर बोला, रोज इतना खूबसूरत कैसे लगते हो यार तुम, जब भी देखता हूँ फिर से प्यार हो जाता है। गुंजन ने उसे घूरा और हल्के से अपनी कोहनी उसके पेट पर मारी, जिससे अमन थोड़ा पीछे हो गया। रहने दीजिए आप, दिन भर तो फाइल, ऑफिस, लैपटॉप, यही सबसे फुर्सत नहीं, बस फिर रात को बीवी को अच्छी सी फिल्मी लाइन चेप दो, बीवी खुश है ना? गुंजन ने शिकायत करते हुए कहा और जाकर बेड पर बैठ गई। अमन भी उसके पीछे आया और बेड के दूसरे साइड पर बैठते हुए उसने गुंजन को अपनी गोद में खींचकर बोला, इसका मतलब मेरी प्यारी बीवी को मुझसे शिकायत है, इसे दूर भी किया जाएगा। कैसे? गुंजन ने तपाक से पूछा। हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी करीब है, मैं डैड से बात करूंगा, फिर हम कुछ दिन घूमने चलेंगे। उसकी बात सुनकर गुंजन कुछ सोचने लगी, फिर बोली, अमन बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। अमन ने उसकी जुल्फों से खेलते हुए कहा, अमन क्यों ना इसे हम दोनों के बजाय एक फैमिली ट्रिप बना ले। मेरा मतलब है, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने वैदिक भैया और पापा जी के बीच में सिर्फ दूरियां ही देखी हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते, हम सब साथ में बैठकर खाना तक नहीं खाते। क्या पता इस फैमिली ट्रिप के बहाने दोनों के बीच में नजदीकियां आ जाए। उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, तुम्हारा सोचना सही है गुंजन, लेकिन पापा और वैदिक के बीच में दूरियां तब तक कम नहीं होंगी जब तक वो दोनों खुद नहीं चाहेंगे। पापा को लगता है कि वैदिक गलत है और वैदिक को लगता है कि पापा ने उसे गलत समझा। वैदिक अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन पापा ने बिना एक पल भी सोचे उस पर हाथ उठा दिया था। उसके बाद से वो इतना गुस्सा हुआ कि आज तक उसने सफाई किसी को दी ही नहीं। और संस्कार, उसे तो गलत समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बचपन से लेकर आज तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हम ये कह सके कि संस्कार की गलती थी।
मुझे कभी कभी लगता है कि जो कुछ भी हुआ ना, उसमें वैदिक और संस्कार दोनों को किसी और ने बुरा बना दिया। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, और इसी बहाने हम सबको साथ में मौका मिलेगा टाइम बिताने का। ठीक है बाबा, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। मैं पापा से बात करूंगा इस बारे में, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए इधर आओ। कहते हुए उसने गुंजन को अपनी बाहों में भरा और प्यार से उसके माथे को चूम लिया और उसे अपनी आगोश में भरा और दोनों सो गए। 2 दिन बीत गए। वैदिक उस दिन के बाद से अभी तक घर नहीं आया था और यहाँ पंखुड़ी ने धीरे धीरे ऑफिस के काम में अपना मन लगा लिया था, लेकिन संस्कार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो किसी न किसी बहाने से उसके आगे पीछे घूमता ही रहता और बहाने इतने सटीक होते कि पंखुड़ी भी अंदाजा नहीं लगा पाई कि संस्कार जानबूझकर उसके आसपास रहने के बहाने ढूंढता है। आज संडे था। अमन और गुंजन अभी तक नाश्ते के लिए नहीं आए थे और इसी बात का फायदा उठाते हुए कोमल जी ने अमृत जी से कहा, अमन और गुंजन की शादी की पहली सालगिरह है, कुछ सोचा है आपने क्या करना है? हाँ, मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करें, अमृत जी ने कहा। सरप्राइज पार्टी? ये सुनकर आद्या का तो मुंह ही बन गया। वो मन ही मन बड़बड़ा कर बोली, सरप्राइज पार्टी कम, बिजनेस पार्टी ज्यादा होती है। वो कितना बोरिंग होता है, सब आते हैं पार्टी में और बातें बिजनेस की करते हैं, क्या फायदा ऐसी पार्टी का? कोमल जी ने उसे बड़बड़ाते हुए देखा तो बोली, क्या बात है बेटा, कुछ कहना है? तो आद्या ने फौरन सिर्फ ना में सर हिला दिया और बोली, आई गेस पापा ठीक कह रहे हैं, सरप्राइज पार्टी ही सही है। तो तय रहा, मैं आज ही इवेंट टीम से बात कर लेता हूँ, कल शाम तक सब अरेंज हो जाएगा, अमृत जी ने कहा। इतने में अमन और गुंजन नीचे आए तो सब उन्हें देखकर चुप हो गए और नाश्ता करने लगे। अमन और गुंजन भी आकर नाश्ते के लिए बैठ गए। आद्या बड़ी बेचैनी से अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए कुछ सोच रही थी। तभी उसे एक आइडिया आया। वो पंखुड़ी के पास गई और उसके कमरे में आकर बोली, पंखुड़ी दी, आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना आद्या, पंखुड़ी ने किताब बंद करके साइड में रखते हुए कहा। क्यों ना हम भैया भाभी के लिए आज रात को सरप्राइज प्लान करें? भैया भाभी, मैं और आप, बहुत मजा आएगा। बाकी वैदिक भैया तो है ना, पता भी नहीं कब आएंगे, इसलिए बस हम 4। लेकिन अंकल आंटी जी, उनका क्या? पंखुड़ी ने चिंता से कहा, वो तो सो जाएंगे, और वैसे भी ये पार्टी यंगस्टर्स के लिए है, उनकी वाली पार्टी तो कल होगी ना, सो कॉल्ड सरप्राइज पार्टी। और उन्हें कौन सा पता चल रहा है? हम क्या करने वाले हैं, हम सब टेरेस पर प्लान कर लेंगे, नीचे तक आवाज भी नहीं आएगी। आद्या ने मुंह बनाकर कहा, आइडिया अच्छा है, पर करना क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा डेकोरेशन, थोड़ा म्यूजिक और एक मस्त सा केक जो हम मिलकर बनाएंगे। ठीक है, करते हैं फिर। तो ठीक है, रात को सबके सोने के बाद शुरू करेंगे। रात को 10 बजे तक सब सोने चले गए थे। पंखुड़ी और आद्या किचन में आए और एक मध्यम रोशनी वाला बल्ब जला लिया और केक बनाने की तैयारी करने लगे। बैटर बनाने के बाद आद्या ने कहा, दी आप इसे बेक करने रख दीजिए, मैं टेरेस पर जाकर डेकोरेट कर देती हूँ। ठीक है आद्या, हमें थोड़ा सा मैदा और चाहिए केक टिन के बेस में लगाने के लिए, इसमें खत्म हो गया है। मैदा? वो देखिए दी, वो सबसे ऊपर जो डिब्बा रखा है ना, उसी में रखा है, आद्या ने कहा और बाहर निकलकर टेरेस पर डेकोरेशन देखने लगी। डब्बा काफी ऊपर रखा हुआ था। पंखुड़ी बाहर गई और एक स्टूल ले आई और उस पर चढ़कर डब्बा उतारने लगी। वो लगभग अपने पंजों के बल खड़ी थी। इधर वैदिक और सुमित देर रात घर लौटे थे। वैदिक ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर आ गए। दोनों ऊपर जाने को बढ़े ही थे कि किचन से हल्की हल्की आवाज आती सुनाई पड़ी। रात के 11 बजे, इस वक्त किचन में कौन होगा? वैदिक ने सोचते हुए सुमित से कहा, तू कमरे में चल, मैं आता हूँ। कहकर वैदिक किचन की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर आकर उसने देखा कि पंखुड़ी स्टूल पर चढ़कर कुछ उतारने की कोशिश कर रही थी। उसने एकदम से कहा, इस वक्त तुम किचन में क्या कर रही हो? वैदिक की आवाज सुनकर पंखुड़ी के कदम एकदम से हड़बड़ा गए और वो डब्बा जो लगभग उसने उतार ही लिया था, उस डब्बे के साथ धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। डब्बा खुल गया और सारा का सारा मैदा पंखुड़ी के ऊपर आ गया। हालांकि पंखुड़ी और वो डब्बा दोनों फर्श पर बिछे रग पर गिरे, इसलिए कोई खास आवाज नहीं हुई। पंखुड़ी के मुंह से थोड़ी सी चीख निकल गई। वैदिक एकदम से उसकी तरफ बढ़ा और उसको उठाकर खड़ा किया। पंखुड़ी ऊपर से नीचे तक सफेद हो चुकी थी। उसे देखकर वैदिक अपनी हंसी नहीं रोक सका और जोर जोर से हंसने लगा। पंखुड़ी खड़ी उसे घूर रही थी, फिर बोली, वैदिक जी हंसना बंद करेंगे आप? ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी पीछे से टोकने की? गिर गए ना हम, और क्या खूब गिरे हैं। ये सारा सब हम पर गिर गया। पंखुड़ी ने अपने हाथ और कपड़े झाड़ते हुए कहा। उसकी आंखें ठीक से खुल नहीं रही थी, शायद मैदा आंखों में भी पड़ गया था। वो अपनी हथेली से आंखों को मसलने लगी। वैदिक ने उसे परेशान देखा तो अपनी हंसी रोककर उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, रुको, दिखाओ मुझे। वैदिक पंखुड़ी के करीब आ गया और अपने हाथों की उंगलियों से उसकी आंखों को थोड़ा सा खोलकर हौले हौले फूंक मारने लगा। पंखुड़ी अभी भी हिल रही थी।
सीधी खड़ी रहो, वरना ऐसे ही छोड़कर चला जाऊंगा, फिर मसलती रहना आंखों को। दिख तो वैसे भी नहीं रहा है कुछ तुम्हें। वैदिक ने जरा धमकी भरे लहजे में कहा तो पंखुड़ी सीधी खड़ी हो गई। वैदिक ने फिर से हल्का हल्का फूंक मारना शुरू किया। वो इस वक्त पंखुड़ी के बेहद करीब था। वो इस सब से अनजान अपना काम कर रहा था, लेकिन पंखुड़ी उसकी करीबी से बेचैन हो रही थी। उसके कपड़ों से आती मर्दाना परफ्यूम की गंध, उसकी फूंक में घुली हुई तपिश पंखुड़ी के भीतर अजीब से एहसास जगा रही थी। पंखुड़ी ने बेचैनी से उसकी शर्ट को पकड़ लिया, जिससे वैदिक थोड़ा आगे की तरफ खींचा आया। पंखुड़ी की लंबी लंबी पलकें उसके होठों को छू गई। पंखुड़ी अब आंखें खोल पा रही थी। उसकी नजर वैदिक से जा टकराई। आज पहली बार था कि पंखुड़ी की नजरें वैदिक की नजरों से जुड़ गई थीं। दोनों एक दूसरे में गुम थे। बेखुदी में ही वैदिक के हाथ पंखुड़ी की तरफ बढ़ गए। उसने धीरे धीरे उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिरते हुए उसके माथे, नाक, गाल और होठों के पास से मैदा साफ किया। उसकी छुअन से पंखुड़ी की आंखें बंद हो चली थीं। अपने चेहरे पर फिसलती हुई उंगलियों के साथ उसकी धड़कन जब्त हो रही थी। तभी किसी के आने की आहट हुई तो वैदिक होश में आया। तब उसे एहसास हुआ कि वो पंखुड़ी के कितना करीब है। वैदिक जल्दी से पीछे हट गया। पंखुड़ी अभी भी आंख बंद करे खड़ी थी। तभी आद्या अंदर आई और बोली, ये सब क्या है? ये कैसे गिरा? और वैदिक भाई आप कब आए? और यहाँ? आद्या के ये बोलते ही पंखुड़ी ने अपनी आंखें खोल दी। उसने एक नजर वैदिक को देखा जो खुद नजर चुरा रहा था। पंखुड़ी ने खुद को संयत किया और बोली, वो हम ये डब्बा उतार रहे थे, इन्होंने टोक दिया और फिर ये सब। हाँ, वो मुझे लगा पता नहीं कौन है किचन में, बस इसलिए देखने आया था। वैदिक ने भी सफाई पेश करते हुए कहा, कोई बात नहीं दी, आप जाकर साफ कर लीजिए, मैं देखती हूँ ये सब, आद्या ने कहा। वैदिक बाहर चला गया और पीछे पीछे पंखुड़ी भी। वैदिक आगे बढ़ ही रहा था कि पंखुड़ी ने पीछे से जल्दी से कदम बढ़ाते हुए वैदिक की कलाई थाम ली। वैदिक ने पलटकर अपनी कलाई की तरफ देखा और फिर सामने खड़ी पंखुड़ी की तरफ जो नजरें झुकाए खड़ी थी। वो बोली, वैदिक जी, कल भैया और भाभी की शादी की पहली सालगिरह है। मैं और आद्या उन्हें रात को सरप्राइज देने वाले हैं। अगर आप इसमें शामिल होंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। पंखुड़ी का यूं हक से वैदिक का हाथ पकड़कर उसे आने के लिए बोलना वैदिक के दिल को छू गया। आज एक अरसे के बाद उससे किसी ने इतने हक से कुछ कहा था। वैदिक मुस्कुरा उठा और बोला, जाओ जाकर चेंज कर लो, वरना हम लेट हो जाएंगे। ये सुनकर पंखुड़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आहिस्ते से वैदिक की कलाई को छोड़ दिया और वैदिक पलटकर अपने कमरे की तरफ चला गया। पंखुड़ी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पंखुड़ी नहाकर आई और शीशे के सामने खड़े होकर अपने गीले बाल पोंछने लगी। उसके जहन में किचन में जो कुछ भी हुआ वो सब दोबारा से घूमने लगा। वो मुस्कुरा उठी और उसके चेहरे पर गुलाबी रंगत बिखर गई। उसने अपने आप को आईने में देखा और बोली, ये हमारे गाल इतने गुलाबी क्यों हो रहे हैं? हम शर्मा रहे हैं क्या? क्या हो गया है हमें? पागल हो पंखुड़ी तुम, पता नहीं क्या सोच रही हो। कहते कहते उसने खुद को एक चपत लगा दी। वैदिक अपने कमरे में आया और सुमित को थोड़ी देर में टेरेस पर चलने का बोलकर शावर लेने चला गया। उसने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया और मन में ही सोचा, क्या हो गया था मुझे? मैं उसके इतने करीब था और मुझे एहसास भी नहीं। ऐसा क्या है उसमें? एक अजीब सी कशिश है जो अपनी तरफ खींच लेती है। उस दिन लगा था जैसे मुझे इग्नोर कर रही है। आज लगा कि जैसे सब कुछ ठीक है, एकदम नॉर्मल। शायद सुमित सही कह रहा था, वो किसी और बात से परेशान होगी। मैंने ही ज्यादा सोच लिया। अपने ख्यालों से बाहर आकर उसने शावर बंद किया और चेंज करके बाहर आ गया। इधर पंखुड़ी वापस नीचे आ गई। आद्या लगभग केक डेकोरेट कर चुकी थी। 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। आद्या और पंखुड़ी छत पर चले गए। आद्या ने बेहद खूबसूरत डेकोरेशन की थी। लाल कलर के दुपट्टे से टेंट जैसा बनाया गया था। बीचों बीच एक टेबल रखा था। लाइटिंग के लिए दिए और मोमबत्ती लगाए थे, जिन्हें जलाना अभी बाकी था। हार्ट शेप बैलून और रेड रोजेस लगाए गए थे। कुल मिलाकर माहौल बेहद खूबसूरत और रोमांटिक था। आसमान में चांद चमक रहा था जो खूबसूरती को दुगना कर रहा था। वाह आद्या, तुमने तो कमाल कर दिया, सच में बहुत सुंदर लग रहा है। अरे आद्या राठौड़ में टैलेंट कूट कूट कर भरा है ऊपर वाले ने। मैं थोड़ी ना हूँ। आद्या ने टी शर्ट के कॉलर खड़े करने के अंदाज में अपने हाथ से एक्शन करते हुए कहा तो पंखुड़ी मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर केक टेबल पर सजाया और उसके आसपास अच्छे से सजा दिया। उसी वक्त वैदिक और सुमित भी छत पर आ गए। वैदिक की नजर पंखुड़ी पर जाकर ठहर गई। चिकनकारी की कढ़ाई वाले सफेद सलवार सूट, उस पर लाल रंग का दुपट्टा और गीले लंबे बाल जो एक तरफ को किए हुए थे, उनसे टपकती पानी की बूंदें और पंखुड़ी दोनों के चांदनी रात में मोती और खिलकर महकते हुए रात रानी के फूल से लग रहे थे। सुमित की नजर एक बार आद्या पर गई जो टेबल सेट करने में बिजी थी। फिर उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर डेकोरेशन देखा और बोला,
सुंदर है ना? बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है ऊपर वाले ने फुर्सत से तराशा है। पंखुड़ी के सैलूने मुखड़े में खोए हुए वैदिक ने कहा। ऊपर वाला डेकोरेशन करने कहाँ आ गया यहाँ? ऊपर वाला डेकोरेशन करने कहाँ आ गया यहाँ? सुमित उसकी बात सुनकर कंफ्यूजन में बड़बड़ाया और सर घुमाकर वैदिक की तरफ देखा तो पाया उसकी निगाहें बिना पल के झपके पंखुड़ी को निहार रही हैं। सुमित मुस्कुरा उठा और अपनी कोहनी वैदिक के कंधे पर टिकाकर शायराना अंदाज से बोला, देख तो सही चांद तू भी, मेरे यार ने पहना आज तुझसा लिबास है, तो यही रश्क मत करने लगना, क्योंकि मेरे यार की खूबसूरती तुझसे कहीं बेहिसाब है। वैदिक ने सुना तो वो सकपका गया कि सुमित ने उसे पंखुड़ी को देखते हुए पकड़ लिया है। उसने खुद को संभालते हुए सुमित को घूरा और बोला, ये क्या था? कुछ नहीं, मेरा मतलब है माहौल इतना रोमांटिक था तो मैंने सोचा कुछ शायरी कर दी जाए। तुझे क्या लगा वैसे? सुमित ने उसे छेड़ते हुए कहा, कुछ नहीं लगा मुझे, और ये शायरी भैया भाभी को सुनाना उन्हें ज्यादा जरूरत है, समझा? वैदिक ने उसे घूरते हुए कहा। वैदिक भाई, आपको वहाँ खड़े होने के लिए नहीं बुलाया है, जल्दी से यहाँ आइए और थोड़ी सी मदद कीजिए, 12 बजने वाले हैं, अभी तो जाकर भैया भाभी को लेकर भी आना है ऊपर। आद्या ने आवाज लगाते हुए कहा। दोनों उनके पास पहुंचे तो आद्या ने कहा, यहाँ जितने भी दिए और मोमबत्तियां हैं उन्हें जलाने में हमारी हेल्प कीजिए। चारों मिलकर सभी दिए और मोमबत्तियों को जलाने लगे। थोड़ी ही देर में टेरेस का फर्श रोशनी से जगमगा उठा। फर्श पर दियों की मदद से एक दिल बनाया गया था जिसमें हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी लिखा था। अब वो भी जगमगा रहा था। अरे बाप रे, 12 बजने में सिर्फ 7 मिनट बाकी है। पंखुड़ी दी, आप इनके साथ मिलकर टेबल पर रखी हुई मोमबत्तियां भी जला दीजिए, मैं जल्दी से जाकर भैया और भाभी को ऊपर लेकर आती हूँ। कहकर आद्या जाने लगी तो सुमित ने उसे आवाज लगाकर कहा, आद्या रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, वैदिक है यहाँ पर पंखुड़ी की मदद करने के लिए। कहते हुए उसने वैदिक को आंख मारी और बालों में हाथ फेरते हुए चला गया। दोस्त है कि दुश्मन? वैदिक बड़बड़ाया। जी कुछ कहा आपने? पंखुड़ी ने पूछा तो वैदिक ने ना में सर हिला दिया। दोनों टेबल के एक एक किनारे पर बैठकर मोमबत्तियां जलाने लगे। जैसे ही पंखुड़ी ने अपने सामने की मोमबत्ती को जलाया, वैदिक की नजर उस पर ठहर गई। लौ की रोशनी में उसका चेहरा कुंदन सा दमक रहा था। बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें और भी गहरी नजर आ रही थी। वैदिक के हाथ में तिल्ली जल रही थी। इसका उसे ध्यान नहीं था। जैसे ही वो तिल्ली जलकर खत्म हुई, उसकी आग वैदिक की उंगली को छू गई। वैदिक ने झटके से तिल्ली फेंकी और उसके मुंह से आह निकल गई। क्या हुआ वैदिक जी? पंखुड़ी ने एकदम से उसके पास आकर पूछा। कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा जल गया शायद, वैदिक ने कहा। दिखाइए हमें, पंखुड़ी ने कहा और उसकी उंगली थाम कर हौले से फूंकने लगी। वैदिक प्यार से उसे अपनी परवाह करते हुए देख रहा था। इधर आद्या और सुमित अमन के दरवाजे को धीरे धीरे खटखटा रहे थे। कुछ पल बाद गुंजन ने दरवाजा खोला और उन दोनों को देखकर बोली, आद्या, सुमित, आप दोनों रात के इस वक्त सब ठीक तो है ना? आद्या को समझ नहीं आया तो वो बोली, जल्दी चलिए भाभी, वैदिक भैया। तब तक अमन भी उठ गया था तो वो भी आते हुए बोला, क्या हुआ वैदिक, वो ठीक तो है ना? वही तो, उनकी तबीयत बहुत खराब है, आद्या ने कहा। तो सुमित ने उसे घूरा जैसे कहना चाह रहा हो, तुम्हारा दिमाग तो सही है, कुछ तो समझ कर बोलो। उसकी बात सुनकर अमन और गुंजन घबरा गए। अमन उनके साथ जाने लगा तो गुंजन ने कहा, मैं माँ और पापा को बुलाकर लाती हूँ। गुंजन जाने लगी तो सुमित ने कहा, भाभी भाभी, तबीयत खराब नहीं है। गुंजन रुक गई और अमन और गुंजन उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगे और आद्या ने अपना सर पीट लिया और इशारे से बोली, क्या कर रहे हैं आप? सुमित बोला, मतलब खराब है तबीयत, लेकिन इतनी नहीं तो अंकल आंटी को क्यों परेशान करना, आप दोनों देख लीजिए। ठीक है चलो, अमन ने कहा तो चारों चल पड़े। 1 मिनट, वैदिक का कमरा तो उस तरफ है, हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? अमन ने रुककर कहा तो आद्या बेचारगी से सुमित का चेहरा देखने लगी और मासूम सा चेहरा बना लिया। सुमित ने अपना सर हिलाया और बोला, वो छत पर ले गए थे हम उसे, खुली हवा में, वो वही है, अब बाकी के सवाल वहां जाकर करना भैया, प्लीज चलिए। कदमों की आहट सुनकर वैदिक ने कहा, अभी ठीक हूं मैं हवेली, शायद वो लोग आ रहे हैं, चलो चलकर छुप जाए। वैदिक ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों दीवार की ओर से खड़े हो गए। वैदिक का ध्यान दरवाजे पर था तो पंखुड़ी का उसके हाथ पर, जो वैदिक ने थामा हुआ था। पंखुड़ी को एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी दिल में। कहाँ हो वैदिक? अमन और गुंजन अंदर आए तो अमन बोलते बोलते रुक गया। दोनों की आंखें रोशनी से जगमगा उठी और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी वो चारों पीछे से चिल्लाए, हैप्पी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी भैया भाभी। अमन और गुंजन पीछे मुड़े और बोले, ये सब? आद्या ने कहा, जी हाँ, ये सब एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए, कैसा लगा? गुंजन की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। अरे भाभी, आप रो क्यों रही है?
पंखुड़ी ने कहा। देखा, मैं पहले ही बोला था, भाभी को ये सब इतना खराब लगेगा कि वो रोने लगेंगी। सुमित ने कहा तो गुंजन आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब बहुत अच्छा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमें इस तरीके का सरप्राइज मिलेगा। थैंक यू सो मच। वैदिक और सुमित ने पहले अमन को गले लगाकर बधाई दी और फिर दोनों गुंजन के गले लग गए। आद्या और पंखुड़ी ने भी गुंजन के गले लगते हुए उनको बधाई दी। उसके बाद पंखुड़ी ने अमन को बधाई दी और आद्या जाकर अमन के गले लग गई और उसको बधाई दी। अमन ने पंखुड़ी को देखते हुए कहा, तुम वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ, तुम भी मेरे लिए आद्या जैसी ही हो, समझी, इसलिए इधर आओ। कहते हुए उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो पंखुड़ी मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। सब लोग टेबल की तरफ बढ़ गए जहाँ पर बेहद खूबसूरत सा केक रखा हुआ था। उस पर भी अमन और गुंजन का नाम और हैप्पी एनिवर्सरी लिखा था। गुंजन और अमन ने खुशी से केक काटा और फिर एक दूसरे को खिलाया और उसके बाद बाकी सबको खिलाया। गुंजन और अमन ने एक बार फिर बोला, थैंक यू सो मच, यू गाइज रियली मेड आवर डे। अब आगे क्या? वैदिक ने आद्या और पंखुड़ी की तरफ देखकर कहा, अब आगे म्यूजिक और भैया भाभी का प्यारा सा एक रोमांटिक डांस। गुंजन ने कहा, नहीं नहीं, मैं और अमन अकेले डांस नहीं करेंगे, सबको हमारे साथ डांस करना होगा। ठीक है भाभी। गुंजन ने अमन का हाथ थाम लिया। आद्या सुमित को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। सुमित भी उसकी तरफ देखने लगा। वो जब सुमित और वैदिक के पास पहुंची तो उसने सुमित को देखा, लेकिन सुमित का हाथ ना थामकर उसने वैदिक की तरफ हाथ बढ़ा दिया। सुमित फीका सा हंसा और उसने पंखुड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो पंखुड़ी ने थोड़ा सकुचाते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। गाना प्ले हुआ और तीनों जोड़ियां डांस करने लगी। शायद कभी ना कह सकूं, मैं तुमको कहे बिना समझ लूं, शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिन मिलो, मुझे कहीं पे गम शायद, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। वैदिक डांस तो आद्या के साथ कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी नजर पंखुड़ी पर ही चली जाती। वहीं आद्या की नजर भी सुमित पर ही थी, जो उसे ही देख रहा था। अचानक से वैदिक और सुमित ने पंखुड़ी और आद्या को घुमाया तो दोनों गोल घूमते हुए वैदिक और सुमित के पास जा पहुंची। पंखुड़ी जोर से वैदिक के सीने से आ लगी थी। वैदिक ने उसको संभालने के लिए उसे कमर से पकड़कर थाम लिया और अपने करीब ले आया। सुमित ने आद्या को पकड़े उसके साथ डांस करने लगा। जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। गुंजन और अमन तो अपने में ही गुम थे। वैदिक पंखुड़ी को देख रहा था। आज कुछ अलग था वैदिक की निगाहों में, जो पंखुड़ी के दिल को जोर से धड़कने पर मजबूर कर रहा था। वो नजरें झुकाए बस उसके कदम से कदम मिला रही थी। वैदिक ने उसे देखते हुए गाया, आंखों का ख्वाब देना, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से, बिन काम करना, जाना कहीं हो चाहे, हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से। सुमित, जो कब से आद्या को अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, आगे की लाइन उसके हालत पर सटीक बैठ रही थी। उसने गाया, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो, जो तुम ना हो, जो तुम ना हो। गाना चेंज हो गया, लेकिन तीनों जोड़ों ने डांस करना जारी रखा। सुमित ने आद्या से कहा, एक बात पूछूं, सच कहोगी? आद्या जानती थी सुमित क्या पूछेगा, फिर भी वो बोली, पूछिए। सच में प्यार नहीं करती मुझसे? आद्या ने एक नजर सुमित की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था तो आद्या ने भी नजरें फेर ली और बोली, हर बार एक ही जवाब सुन सुनकर आप थक नहीं जाते, फिर भी वही सवाल करते हैं? हाँ, क्योंकि तुम्हारी जुबान झूठ कहती है। मैं हर बार कोशिश करता हूँ इसलिए, ताकि जो तुम्हारी आंखें कहती है वो शायद किसी दिन तुम्हारी जुबान भी कह दे, पर लगता है अभी कोशिश और करनी बाकी है। आद्या ने कुछ नहीं कहा और मन ही मन बोली, आप जानते भी नहीं है कितना प्यार करती हूँ आपसे। दिल चीरता है आपको हर बार इनकार करना, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मायरा दी किसी भी हद तक जा सकती है आपको पाने के लिए, और अगर मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ तो फिर आप किसी की नहीं सुनेंगे। आपको रोक कर रखने के लिए इनकार जरूरी है। इधर गुंजन की नजर पंखुड़ी और वैदिक पर गई तो वो अमन को दिखाते हुए बोली, अमन, वैदिक भैया और पंखुड़ी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, है ना? अमन ने देखते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। पंखुड़ी मुझे बहुत पसंद है, सब ठीक हो जाएगा ना, तब मैं माँ से कहकर वैदिक भैया के लिए पंखुड़ी की शादी की बात करूंगी माँ से। अरे बस बस, तुम तो एकदम से इतना आगे पहुंच गई। तुम्हारे अलावा भी बाकी सबकी मर्जी भी मायने रखती है, तो जब टाइम आएगा तब देख लेंगे। आप अपनी शादी पर और पति पर ध्यान दो। कहते हुए अमन ने उसे अपनी तरफ खींचा। अमन, क्या कर रहे हैं आप? सब है यहाँ। अरे वो लोग अपनी ही दुनिया में हैं, तो मैं तो बस मौके का फायदा उठा रहा हूँ। कहते हुए अमन ने गुंजन के गाल पर चूम लिया और गुंजन ने पहले तो उसे आंखें दिखाई, पर दूसरे ही पल शर्मा कर उसके गले लग गई। आज एक ही जगह पर प्यार के 3 रंग थे।
पहला इकरार का रंग जो गुंजन और अमन पर चढ़ा था, दूसरा इनकार का रंग जो प्यार होते हुए भी सुमित और आद्या को रंगे हुए था, और तीसरा इश्क के आगाज का रंग। अगली सुबह अमन और गुंजन नीचे आए तो कोमल और अमृत जी हॉल में ही सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो कोमल और अमृत जी ने उन्हें सालगिरह की बधाई दी। आद्या और पंखुड़ी भी आ गए थे। बताओ बेटा, क्या गिफ्ट चाहिए तुम लोगों को? कोमल जी ने अमन और गुंजन से पूछा तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो अमन ने गुंजन की तरफ अपनी पलकें झपका दी और बोला, ऐसे नहीं, आप दोनों को प्रॉमिस करना होगा कि हम जो भी मांगेंगे वो आप हमें देंगे। ऐसा भी क्या मांगना है, सब तुम्हारा ही तो है। अमृत जी ने कहा। ऐसे नहीं डैड, अमन ने कहा। अब तो पंखुड़ी और आद्या भी जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या मांगने वाले हैं अमन और गुंजन। अच्छा बाबा, प्रॉमिस बोलो क्या चाहिए? डैड, मैं और गुंजन चाहते हैं कि हम अपनी पूरी फैमिली के साथ एक स्मॉल वेकेशन के लिए जाएं, सब एक साथ, सब साथ साथ। उसकी बात सुनकर अमृत जी थोड़ा गंभीर हो गए और बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नहीं आएगा। वो खुद को इस परिवार का हिस्सा मानता ही कहाँ है, और हम उसके हैं कौन कि वो हमारे साथ आएगा। आप भी ना अमृत, आज के दिन कैसी बात लेकर बैठ गए हैं? वो नाराज है बस, वरना हम सब उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सही है, गलती भी करो और बाद में तेवर भी दिखाओ, अमृत जी ने कहा। पापा आप हाँ कर दीजिए, वैदिक भैया को मैं मना लूंगी। बात बढ़ती हुई देखकर गुंजन ने कहा, ठीक है बेटा, सबकी यही मर्जी है तो यही सही, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, अमृत जी ने कहा और सब टेबल की तरफ बढ़ गए। वैदिक जो ऊपर खड़ा सब देख और सुन रहा था, वो मन ही मन बोला, आप अभी भी मुझे गलत ही समझते हैं। मैंने कभी कोई गलती की ही नहीं। कैसे कहूँ आपसे कि गलती आपसे हुई है कि आपने संस्कार पर विश्वास किया, अपने बेटे पर नहीं। जिस दिन ये सच आपके सामने आएगा, आप खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे, और आपको गिल्ट में देखना भी मुझे उतना ही तकलीफ देगा जितना आपके खोखले भरोसे ने मुझे दिया है। वैदिक अपने कमरे में वापस चला गया। सब लोग नाश्ता कर चुके थे। तब तक वीरेंद्र जी, कुसुम और संस्कार और मायरा घर के अंदर दाखिल हुए। अमन और गुंजन ने उनके पैर छूकर भी आशीर्वाद लिया और संस्कार और मायरा ने गले लगकर उन दोनों को बधाई दी। संस्कार मौका पाकर पंखुड़ी की तरफ बढ़ गया और उसके बगल में खड़ा हो गया। पंखुड़ी ने उसे देखकर जरा सी ही स्माइल दी और वापस आद्या से बात करने लगी। पंखुड़ी, तुम चाहो तो मेरे साथ ऑफिस चल सकती हो। आज हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आपको तो पता ही है, आज शाम को सरप्राइज पार्टी रखी है अंकल जी ने, तो हमें शाम के लिए कुछ तैयारियां करनी है। हमने अंकल जी को भी बता दिया है। अच्छा, संस्कार ने कहा और मन ही मन सोचने लगा, लगता है मुझे भी आज छुट्टी ले लेनी चाहिए। अच्छा मौका है, सब लोग आज वैसे भी यहीं रहने वाले हैं, तो सुबह से लेकर रात तक पंखुड़ी के साथ रहने का ये मौका मैं जाने नहीं दे सकता। संस्कार ये सोच ही रहा था कि तब तक अमृत जी ने उसे ऑफिस चलने को कहा। छोटे पापा, मैं सोच रहा था कि आज ऑफ ले लूं, सबके साथ रहने का मौका रोज रोज कहाँ मिलता है। नहीं संस्कार, आज मिस्टर बंसल के साथ मीटिंग है, आज जाना जरूरी है, तुम चाहो तो किसी और दिन ऑफ ले लेना। ठीक है चलिए, संस्कार ने मन महसूस कर कहा और उनके साथ चला गया। सरप्राइज पार्टी से बेखबर अमन ने भी अपना बैग उठाया और गुंजन के पास आकर बोला, शाम को मैं और तुम बाहर चलेंगे, तैयार हो जाना, लव यू, बाय। अमन चला गया। गुंजन को उसकी मम्मी का कॉल आया तो वो अपने कमरे में चली गई। अब बस पंखुड़ी, आद्या, कोमल, मायरा और कुसुम जी बैठे थे। इधर वैदिक और सुमित अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे। उन्हें आता देख कुसुम जी मुंह बनाकर बोली, रहते तो साथ ही थे पर किसी से देखा नहीं गया, ऐसा दाव खेला कि घर से बाहर ही कर दिया। कुसुम जी एक मौका नहीं छोड़ती थी वैदिक को सुनाने या नीचा दिखाने का। कुसुम जी की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। सबको समझ आ रहा था सिवाय पंखुड़ी के। वो सबके चेहरे देख रही थी। वैदिक ने भी एक पल रुककर कुसुम जी को देखा और सुमित के साथ बाहर जाने लगा। तब तक कोमल जी ने उसे आवाज दी, वैदिक, सुमित, आज शाम को पार्टी है अमन और गुंजन के लिए, तुम दोनों का वहां होना जरूरी है। लेकिन मिस्टर राठौड़, वैदिक बोल रहा था तो कोमल जी गुस्से में बोली, पापा है तेरे, क्या हुआ अगर तुझे मारा या कुछ कह भी दिया? अरे गलती होने पर डांटने का हक भी नहीं अब हमें। हाँ माँ बिल्कुल है, लेकिन गलती होने पर, और मेरी कोई गलती नहीं थी, पर तब भी किसी के पास सफाई सुनने का टाइम नहीं था, और अब मैं किसी को सफाई देना नहीं चाहता। पर तब किसी के पास सफाई सुनने का टाइम नहीं था और अब मैं किसी को सफाई देना नहीं चाहता। ये देखो लाड साहब के तेवर, मेरे बेटे के खिलाफ सब करके बोल रहा है मेरी गलती नहीं थी। मेरा भोला सा बच्चा जाने कैसे कैसे बचा है उसके चंगुल से। कुसुम जी एक बार फिर तीखी आवाज में बोली। वैदिक ने गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठियां कस ली और सुमित ने अपने हाथ से उसका कंधा दबा दिया। ताई जी आप मेरे साथ चलिए, आपको कुछ दिखाना है। आद्या ने कुसुम जी को वहां से ले जाने की कोशिश करते हुए कहा। कुसुम जी बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। देखा
सब कैसे सुनाते हैं, ऊपर से तू भी ऐसे पेश आता है। माँ का दिल कितना दुखता है, अंदाजा भी नहीं तुझे। कोमल जी ने रोते हुए कहा, माँ प्लीज, आ जाऊंगा पार्टी में, रोना बंद कीजिए, लेकिन सिर्फ आपके लिए और भैया भाभी के लिए। वैदिक ने कहा तो कोमल जी मुस्कुरा दी और फिर सुमित की तरफ देखा तो उसने भी आने के लिए हामी भर दी। वैदिक और सुमित बाहर चले गए तो मायरा भी उनके पीछे ही थी। यहाँ पंखुड़ी कोमल जी को संभाल रही थी। सुमित, सुमित, रुको, मायरा ने पीछे से आते हुए कहा। आ गई चिपकली, सुमित ने बड़बड़ाते हुए कहा तो वैदिक ने कहा, आ गई चिपकली। सुमित ने बड़बड़ाते हुए कहा तो वैदिक ने कहा, अबे वो चिपकली होता है। हाँ लेकिन ये चिपकती रहती है ना, इसलिए ये चिपकली है, समझा, सुमित ने कहा। तब तक मायरा उनके पास आ गई थी। वैदिक ने टेढ़ा सा मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों बात करो, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू बोथ। उसके ऐसा कहने पर सुमित ने उसे घूरा, पर वैदिक ने उसे अनदेखा करके गाड़ी में बैठ गया और बोला, कल रात बहुत मजे ले रहा था मेरे। अब भुगत, वैसे सही बोला, चिपकली ही है ये, और वो इसका भाई चिपकला। क्या है मायरा, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, सुमित ने बड़ी बेअदबी से कहा। वो आज रात की पार्टी में क्या पहनूं? जो तुम चाहो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? ओहो, बता भी दो अपनी पसंद, क्या पता उन कपड़ों में मैं तुम्हें भा जाऊं। सुमित जोर से हंसा और बोला, माहिरा राठौड़, तुम इतनी बेवकूफ हो, मुझे नहीं पता था। तुम कोई भी कपड़े पहन लो, लेकिन मुझे कभी नहीं भा सकती, क्योंकि जो एटीट्यूड तुम हर रोज पहनकर घूमती हो ना, आई हेट इट। मायरा उसके जवाब सुनकर तिलमिला गई और जाने लगी तो अचानक से पीछे से सुमित ने आवाज दी, वैसे तुम जानना चाहती हो तो बता देता हूँ कि तुम क्या पहन सकती हो। उसकी बात सुनकर मायरा खुश हो गई और बहुत अदा से पीछे मुड़कर उसके जवाब का इंतजार करने लगी। सुमित सोचने की एक्टिंग करता हुआ बोला, वैसे केले के पत्ते विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, उसने कहा और तेजी से गाड़ी में बैठा और वो दोनों चले गए। मायरा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, आओ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखना, आज की पार्टी में मैं बहुत खूबसूरत लगूंगी, आद्या से भी ज्यादा। तब देखती हूँ कि मुझे कैसे नहीं देखते तुम, कहकर वो अंदर चली गई। दोपहर के समय पंखुड़ी अपने कमरे में बैठी हुई कुसुम जी की बातों को सोच रही थी। तभी आद्या उसके कमरे में आई और बोली, पंखुड़ी दी, चलिए ना, भाभी को तैयार कर देते हैं। पंखुड़ी अपनी सोच में इतनी मग्न थी कि उसने आद्या का कहा सुना ही नहीं। आद्या ने उसे झकझोरा और बोली, दी, आप सुन रहे हैं ना? पंखुड़ी अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, आद्या, तुम कब आई? बस अभी ही आई हूँ, आप क्या सोच रही थी? पंखुड़ी के पास अच्छा मौका था अपने दिल की उलझन को सुलझाने का। उसने तपाक से कहा, आद्या, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो सुबह आपकी ताई जी कह रही थी, क्या वो? कहते कहते पंखुड़ी चुप हो गई। इट्स ओके पंखुड़ी दी, आप भी इस घर का हिस्सा हैं, और फिर जब सब नजरों के सामने ही हो रहा है तो छुपाना कैसा? 2 साल पहले तक ताऊ जी और हमारी फैमिली साथ साथ इसी घर में रहते थे। फिर वैदिक भाई और संस्कार भैया के बीच में चीजें खराब हुई। वो दोनों कॉलेज ट्रिप पर गए थे, न जाने किस बात पर इतना लड़े कि वैदिक भाई ने संस्कार भैया का सर फोड़ दिया था, और दूसरी बार उन्होंने संस्कार भैया को फ्रॉड के इल्जाम में फंसाना चाहा। उस वक्त घर में बहुत तमाशा हुआ, बहुत लड़ाई झगड़े हुए, यहाँ तक कि पापा ने वैदिक भाई के ऊपर हाथ भी उठा दिया था। ताई जी और ताऊ जी ने फैसला लिया कि वो अब इस घर में हमारे साथ नहीं रहेंगे। ताऊ जी अपनी फैमिली के साथ ये घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। इस बात को लेकर पापा वैदिक भैया से और नाराज हो गए। उन्होंने भैया को खूब बुरा भला सुनाया। इसके बाद भैया भी घर छोड़कर चले गए थे। अमन भाई की शादी हुई तब माँ किसी तरीके से मनाकर भैया को घर ले आई। तब से सबके बीच में इतनी दूरियां हैं। कोई किसी को कुछ भी कह देता है, चाहे वो दिल दुखाने वाला ही क्यों ना हो। कहते कहते आद्या की आंखें नम हो गई तो पंखुड़ी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाते हुए कहा, आद्या प्लीज, रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आद्या अपने आंसू पोंछकर बोली, आप जल्दी आ जाइए, हमें शाम के लिए भाभी को तैयार करना है। आद्या चली गई। पंखुड़ी सोचने लगी, आद्या भी वही कह रही थी जो संस्कार जी ने मुझसे कहा, तो क्या सचमुच वैदिक जी? वो सोचते सोचते रुक गई, फिर बोली, लेकिन वैदिक जी ने भी तो कहा था कि उस वक्त उनकी गलती नहीं थी और अब वो किसी को सच बताना नहीं चाहते। लेकिन अगर वो किसी से सच कहेंगे नहीं तो ये दूरियां कभी खत्म नहीं होंगी। हे कान्हा, प्लीज जल्दी से सब अच्छा कर दीजिए। इस फैमिली में सब लोग हंसी खुशी साथ साथ ही अच्छे लगते हैं। उसने प्रार्थना की और बाहर निकल गई। आद्या और पंखुड़ी दोनों गुंजन के कमरे में आ गए और बोले, चलिए भाभी, आज हम आपको रेडी करते हैं। अरे लेकिन किस लिए? तुम्हारे भैया के साथ एक डिनर डेट के लिए ही तो जाना है। तो मैं ऐसे ही खुद से तैयार हो जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, सिर्फ डिनर डेट है तो क्या हुआ, सुंदर लगना भी जरूरी है ताकि आपको देखकर भैया अपना दिल थाम ले। आद्या ने कहा तो गुंजन शर्मा गई। हाँ भाभी, आप जल्दी से चेंज कर लीजिए, फिर हम आपको रेडी कर देते हैं, पंखुड़ी ने कहा।
गुंजन ने रेड कलर की नेट की एक बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी थी। आद्या ने गुंजन का मेकअप किया और पंखुड़ी ने एक बहुत ही सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाया। उन्होंने गुंजन को मॉडर्न ज्वेलरी पहनाई। गुंजन वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कोमल जी कुसुम और मायरा के साथ पहले ही निकल चुकी थी। घर के बाकी नौकर भी उन्हीं के साथ वहां मदद के लिए चले गए थे। गुंजन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बस अमन के आने का इंतजार कर रही थी। पंखुड़ी और आद्या अमन और गुंजन के निकलने के बाद तैयार होने वाले थे ताकि गुंजन को उन पर कोई शक ना हो और ये सरप्राइज बना रहे। अमन ऑफिस से आ चुका था और जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा, गुंजन को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपना बैग काउच पर रखा और मुस्कुराते हुए गुंजन की तरफ बढ़ा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। गुंजन ने मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू बोला और उसके सीने पर सर टिका लिया। वैसे मैं क्या सोच रहा था, ये डिनर विनर रहने देते हैं ना। वो क्या है ना, अपनी बीवी की खूबसूरती देखकर मेरा ये दिल थोड़ा बेईमान हो रहा है। गुंजन ने हल्का सा उसके सीने पर मारते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है बेईमान होने की। चुपचाप से रेडी हो जाइए और डिनर के लिए चलिए। पक्का जाना है? अमन ने शरारत से कहा। हाँ एकदम पक्का, जल्दी कीजिए। गुंजन ने उससे अलग होते हुए उसके कपड़े उसे पकड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ धकेल दिया। थोड़ी देर बाद अमन तैयार होकर आया। अमन और गुंजन नीचे आए तो ड्राइवर पहले से ही गाड़ी लेकर तैयार था। उसे समझा दिया गया था कि अमन और गुंजन को कहाँ लेकर जाना है, लेकिन अमन और गुंजन इससे बेखबर ये सोच रहे थे कि वो डिनर के लिए जा रहे हैं। वो दोनों निकल गए तो पंखुड़ी और आद्या भी तैयार होने लगे। पंखुड़ी ने आज ब्लू कलर की प्लेन खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी। उसके साथ ब्लू कलर की ही छोटी सी बिंदी, लंबे लंबे झुमके और ब्लू कलर की ढेर सारी चूड़ियां और पैरों में पायल पहनी। आंखों में मोटा मोटा काजल लगाया, होठों पर लिप ग्लॉस और बालों को खुला छोड़ दिया। आज वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। इधर आद्या ने वही पिंक सूट पहना था जो मॉल में सुमित ने उसके लिए पसंद किया था। वैदिक और सुमित भी घर आ गए थे। नीचे किसी को ना देखकर उन्हें लगा कि सब जा चुके हैं और वो अपने कमरे में चले गए। वैदिक के सर में थोड़ा दर्द था तो उसने सुमित को कहा, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। वैसे भी हमारे बिना वहां कुछ रुकने नहीं वाला। ठीक है, मैं तब तक तैयार हो जाता हूँ, तू रेस्ट कर, सुमित बोला और तैयार होने लगा। वैदिक के फोन पर आद्या का फोन आने लगा तो वैदिक ने फोन उठाया तो उधर से आद्या की आवाज आई, भाई कहाँ है आप, कब तक आएंगे? आदू, मैं घर आ गया हूँ, थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। तुम सब लोग पहुंच गए हो? सब तो चले गए पर मैं और पंखुड़ी तो घर पर ही हैं। तुम लोग घर पर हो? हाँ, हम लोग अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे हैं। सभी गाड़ियां जा चुकी हैं। माँ को फोन किया था तो उन्होंने कहा आपके साथ आ जाएं। आदू, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या हम थोड़ी देर में चलें या फिर एक काम करते हैं, सुमित तुम दोनों को ले जाएगा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वैसे भी वो तैयार हो चुका है। ठीक है भाई, जैसा आपको सही लगे, कहकर आद्या ने फोन काटा और पीछे मुड़ी तो देखा पंखुड़ी खड़ी थी। वो पंखुड़ी को देखकर बोली, ओह माय गॉड, क्या लग रही हो आप यार, आज तो सारे लड़के हलाल होने वाले हैं पार्टी में। अच्छा जी, अपने आप को देखा, खुद कौन सा कम लग रही हो? पंखुड़ी ने भी वापस उसे छेड़ते हुए कहा, मतलब आज दो लोग कत्ल करने वाले हैं, किसी के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। आद्या ने कहा और दोनों हंसने लगे। फिर आद्या बोली, वैदिक भाई के सर में बहुत तेज दर्द है तो वो देर से आएंगे, उन्होंने हमें सुमित के साथ जाने को बोला है। उनके सर में दर्द है? पंखुड़ी थोड़ा सा परेशान हो गई लेकिन कुछ बोली नहीं। वो दोनों जब नीचे आए तो सुमित नीचे ही था। उसकी नजर पिंक कलर के सूट पहने आद्या पर गई। उसने वो सूट पहचान तो लिया लेकिन बिना कोई रिएक्शन दिए बोला, चले। पंखुड़ी थोड़ा झिझकते हुए बोली, आप दोनों जाइए, मैं वैदिक जी को कोई दवाई या कुछ बनाकर दे देती हूँ जिससे उन्हें जल्दी आराम आ जाए, फिर मैं उनके साथ आ जाऊंगी। उन्हें इस तरह अकेला छोड़ना सही नहीं रहेगा। सुमित मन ही मन मुस्कुरा दिया और बोला, आप सही कह रही हैं, कहीं उसकी तबीयत ज्यादा ना खराब हो जाए, मैं गाड़ी ड्राइवर के हाथ वापस भिजवा दूंगा। सुमित और आद्या चले गए। पंखुड़ी किचन की तरफ बढ़ गई। उसने गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई और ट्रे में रखकर वैदिक के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खुला ही हुआ था तो वो अंदर चली गई। वैदिक आंखें बंद करके अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। जैसे ही पंखुड़ी ने उसके सामने चाय का ट्रे रखा तो उसने आंख खोलकर सर उठाकर देखा। पंखुड़ी पर पहली नजर पड़ते ही वो जैसे अपना सारा सरदर्द भूल ही चुका था। उसके सामने साड़ी में पंखुड़ी खड़ी थी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वैदिक ने प्यार भरी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और न जाने कब तक देखता रहा। अगर पंखुड़ी उसके ख्यालों को डिस्टर्ब न करती। वो बोली, सर में दर्द है ना, आप ये चाय पी लीजिए, आपको आराम आएगा, और चाहे तो ये दवाई भी ले सकते हैं। उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा जिसमें सरदर्द की दवाई रखी थी। हवेली, तुम यहाँ? आदू और सुमित कहाँ है? वो दोनों चले गए हैं, मैंने ही कहा था उन्हें कि मैं आपके साथ
कहते कहते पंखुड़ी चुप हो गई और उसने अपनी नजरें झुकाकर गर्दन नीचे कर ली। वैदिक उसके इस अंदाज पर मुस्कुरा उठा। उसने चाय का प्याला उठाया और होठों से लगाकर कहा, बेहद उम्दा।